अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के खैरियत से होंगे। दिस इज मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ जी, आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं अपने मोस्ट फेवरेट नावल असीर जान की एपिसोड नंबर 7। नावल इंतहाई इंटरेस्टिंग रास्ते पे निकल चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। और जिन लिसनर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो खामोशी से सुनते रहते हैं, अपने होने का एहसास नहीं दिलाते, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अपने आज के नावल की तरफ। मीटिंग खत्म होते यारम एक मीटिंग के सिलसिले में चला गया था, जबकि ज़ावियार अपने कैबिन में गया था। हानम आफंदी को देख से कर रात की बातें शिद्दत से याद आई थी। डैड और दादो ने भी मेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम दोनों के साथ मेरी और इसकी भी शादी हो जाए। किस लड़की की बात कर रहे हो? अरे तुम जानते हो इसे, बिल्कुल मेरी नेचर की हैं। सो स्वीट, ब्यूटीफुल, इनोसेंट। हानम अफंदी। ज़ावियार ने गुस्से से फाइल उठाकर नीचे फर्श पर फेंकी थी और अपना माथा मसला था। हमेशा इसका अलमीर के सामने हंसना, इससे बातें करना, इसके साथ कंफर्टेबल रहना, वो सब इसके दिमाग में घूमने लगा था। तो क्या वो भी अलमीर सिकंदर को पसंद करती थी? ज़ावियार का सीने में छुपा दिल शिद्दत से धड़का था। ये बात भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो फिर ये सब देखना तो नामुमकिन था। इंटरकॉम उठाया इसने, जब सामने से हानम ने ही रिसीव किया। जी सर। इसके हलक में फंसी आवाज़ सुनते ज़ावियार ने गुस्से से आंखें बंद की। फ़ौरन मेरे कैबिन में आए। ज़ावियार ने कहते फ़ौरन इंटरकॉम रख दिया था, जबकि इसकी सर्द आवाज़ सुनते हानम का दिल घबराया था। इसकी ऑफिस की तरफ नज़र उठाकर इसने परेशानी से देखा और उठ खड़ी हुई। अब हो जाता है इंसान से कभी, जानबूझकर थोड़ी किया है मैंने। हूँ तो खताओं का पुतला ही ना। काश याराम भाई आप इस वक्त होते तो मैं इस जल्लाद से बचने के लिए आपके पास आकर छुप जाती। वो रोती सूरत बनाए मिनमिनाते हुए बोलती, इसके कमरे की तरफ बढ़ती, दरवाज़ा खटखटाने लगी तो अंदर से इजाज़त मिली। हानम की हिम्मत नहीं थी कि वो कदम अंदर रख सके, लेकिन मजबूरी के हाथों वो दरवाज़ा खोलते छोटे छोटे कदम उठाते अंदर रख गई थी। ज़ावियार अपनी चेयर पर नहीं बैठा था। इसने बाएं तरफ नज़र घुमाकर देखा था, जो ग्लास वॉल के साथ खड़ा था और नीचे आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। जी सर, आपने बुलाया? हानम ने धीमी आवाज़ में कहा। आवाज़ भी लग रहा था हलक में दब गई हो। ज़ावियार इस वक्त ओलिव ग्रीन कलर की पैंट के साथ वाइट शर्ट पहना था, कोट उतार कर रखा हुआ था। हानम की आवाज़ पर पलटा और इसकी तरफ कदम बढ़ाए। इसके सर्द तासुरात देखते हानम ने थूक निकला था। इतनी लेट आने की वजह? अपनी भारी सर्द आवाज़ में ज़ावियार ने पूछा तो हानम घबराने लगी। वो मेरी आंख लेट खुली थी सर, और मैं ट्रैफिक में भी फंस गई थी, तभी लेट हो गई। आई एम सॉरी, हानम ने संजीदगी से बताया था, जबकि अंदर की घबराहट की वजह से लड़खड़ाती आवाज़ पर वो काबू ना पा सकी। ओ आई सी, लेट उठी थी आप। इन सब चीज़ों की तो वैसे भी आप में शदीद कमी है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन गलती मेरी थी। जो इतनी इम्पोर्टेंट फाइल मैंने आप पर भरोसा करके आपके पास रखवाई, लेकिन आज आपने ये भी साबित कर दिया कि भरोसे के लायक भी नहीं है आप। इन शॉर्ट, आप किसी चीज़ के लायक नहीं हैं। आप हर बार यारम जो गलत और मुझे सही साबित करती हैं। आप हर बार यारम को गलत और मुझे सही साबित करती हैं। ज़ावियार ने तमस्खराना लहजे में कहा। तो इसकी अपनायत के बाद दोबारा इसे इसी रूम में आते देख हानम की आंखें नम हुई थी। इसकी बातों से इसे तकलीफ हुई थी। सच सर, गलती तो इंसान से ही होती है, और मैं पता नहीं कैसे इतना लेट उठ गई। मैं वैसे भी हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज वो नम लहजे पर काबू पाते से संजीदगी से सफाई देने लगी। मुझे आपकी झूठी सफाइयों में ज़रा दिलचस्पी नहीं है। काम को तो वैसे भी आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। यहाँ बैठकर आप दूसरों का और अपना हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। अपनी फजूल गोई से लोगों को भी डिस्टर्ब रखती हैं। आई जस्ट हैड योर एटीट्यूड। हर वक्त बिला वजह हंसती बातें करती रहती हैं। काम में आपने कभी तवज्जो दी होती तो ऐसा कभी ना होता। ज़ावियार ने सर्द लहजे में कहा तो हानम की बाकायदा आंखें नम होने लगी थी। अब वैसे भी यहाँ आकर आप कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई हैं। ये आपका घर नहीं है, और मेरी फैमिली से ऑफिस में फ्री होना बंद करें। आइंदा अलमीर से आप ऑफिस टाइमिंग्स में मुझे मुस्कुराती हंसती
बात करती नज़र आई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या मज़े का है यार। ज़ाविया ने गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा, मम्मा मेरे मीर खुद आए थे बात करने, हम तो अपना काम ही कर रहे थे। वो हल्की आवाज़ में अपना नम लहजे और आंसुओं पर काबू पाते नज़र झुकाते हुए बोली तो ज़ाविया ने गुस्से से इसे देखा। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर अलमीर, आइंदा इतना फ्री होकर आपने इनका नाम लिया तो आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं मिस हानम। इसका तो दिमाग घुमा कर रख दिया था इस लड़की ने। वो क्या वाकई इतना फ्री हो गई थी इसके भाई के साथ? हानम ने अपनी नम आंखें उठाकर इसे देखा था जो इसे ही देख रहा था सर्द नज़रों से। ज़ावियार के दिल ने बीट मिस की थी इसकी नम आंखें देख, लेकिन खुद पर सख्ती का खौल चढ़ाए खड़ा रहा। मैंने डिसाइड कर लिया है दादू, आप और डैड कुछ दिन में यारम से और इसकी जो फूफी है इनसे बात कर लेगा मेरे रिश्ते की। ज़ावियार के कानों में मीर के अल्फाज गूंजे तो इसने जब से आंखें बंद करके खोली और अचानक कदम हानम की तरफ बढ़ाए, जिससे घबराते वो भी एक कदम पीछे हुई थी। लिसन लड़की, मेरे भाई से दूर रहो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में हरगिज़ कामयाब होने नहीं दूंगा। ज़ावियार ने उंगली उठाते इसकी आंखों में देखते इसे बावर करवाया तो हानम घबराती इसका लहजा और इसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी। वो क्या कह रहा था हानम समझ ना सकी। सर आप क्या कह रहे हैं? वो कमज़ोर से लहजे में बोली तो ज़ावियार ने इसकी मासूमियत पर जबड़े भींचे थे। नहीं, ये लड़की इतनी मासूम नहीं है जितनी नज़र आती है। ज़ावियार ने इसका मासूम चेहरा देख सर झटका था। इसकी नम आंखों से नज़रें चुराई थी। क्योंकि आप आज काफ़ी लेट आई हैं तो इसलिए आपका लंच टाइम आज ऑफ रहेगा। वो टेबल्स पर रखी फाइल्स देख रही थी। इन्हें उठाएं और इन सारी फाइल्स को रीड करके इनकी फ़ोटो कॉपीज़ निकालें। इसके बाद मुझे साइट पर जाना है और आप ही चलेंगी मेरे साथ, इसलिए 2 घंटा में मुझे ये सारा काम कंप्लीट चाहिए। ज़ावियार ने इसे हुक्म दिया था। जबकि इसकी लंच टाइम वाली बात सुनते हानम की आंखों में आंसू जमा हो गए थे। वो तो सुबह नाश्ता भी करके नहीं आई थी और ज़्यादा देर भूखी रही तो वो जानती थी वो बेहोश हो जाएगी। लेकिन सामने खड़े जल्लाद ने जो सब बातें इसे सुनाई थी इसके हलक से तो वैसे भी एक दाना नहीं उतरना था। इसने ज़ावियार के पीछे देखा जहाँ इतनी सारी फाइल्स थी, इसकी आंखें खुली थी, वो 2 घंटे में इन्हें कैसे कंप्लीट करती। इसने ज़ावियार को नम आंखों से देखा जो इसके देखते ही फ़ौरन अपनी नज़रें फेरता सर तासुरात चेहरे पर सजा गया था। वो खामोशी से टेबल की तरफ बढ़ी थी और फाइल्स हाथ में उठाते वो फिर पलट कर ज़ावियार को देखने लगी थी, लेकिन वो खामोशी से ग्लास वाल को देखता जेबों में हाथ फंसाए खड़ा इसे इग्नोर करता रहा। वो खामोशी से आंसू पीती कैबिन से निकल गई थी। जबकि इसके जाते ही ज़ावियार ने पलट कर इसे देखा था और वो इसे देखता रहा जब वो अपनी टेबल पर बैठती अपने हाथों के पूंछ से बच्चों की तरह आंसू साफ कर रही थी। ज़ावियार का दिल इसे सख्त सुना रहा था, लेकिन वो दिल की सुनता कब था? वो तो सिर्फ दिमाग की सुनता था। कल रात वाली बातों का असर था कि इसने हानम को देखते इस पर काफ़ी हद तक अपना गुस्सा निकाल दिया था, लेकिन ये शादी वो हरगिज़ नहीं होने देगा। वो जान ले लेगा। वो जानने लगा था, पहचानने लगा था, लेकिन नहीं, मोहब्बत जैसे एहसास को अपने दिल में हरगिज़ जगह नहीं देगा। जबकि वो इस बात से भी इनकारी था कि हानम जैसे करीब लड़की की तरफ इसका दिल कैसे हमक सकता है। वो एक मिडिल क्लास की लड़की थी, लेकिन फिर भी इसका दिल इसके रोने पर उदास हो जाता था, इसके हंसने पर खिल जाता था। वो ये सब समझ रहा था, लेकिन कोई नाम नहीं दे पा रहा था और ना ही देगा, क्योंकि जो डर बचपन से दिल में पंजे गाड़ कर बैठा था वो इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता था क्या। लेकिन अलमीर की शादी में हानम से किसी भी सूरत नहीं होने दूंगा। नहीं अलमीर, ऐसी बात नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप हमारी बहुत मदद भी करते हैं। बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। आपको पता है हमें आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम इनके लिए ख़ास हों। हमें लगता था कि हम बोझ हैं अपने माँ बाप पर, लेकिन जब आज हमें कोई ये कह रहा है तो हमें यकीन नहीं हो रहा। ऐसे अल्फाज तुम्हें अलमीर सिकंदर के अलावा कोई कह भी नहीं सकता। अलमीर ब्लैक शर्ट और पैंट के साथ ब्लैक ही जैकेट पहने, इस पर ब्लैक हेलमेट पहना, तेज़ी से अपनी हैवी बाइक पर सवार था। दिमाग माजी की उलझनों में सवार था जिससे वो स्पीड बढ़ाता जा रहा था। हम आपसे मोहब्बत करते हैं मीर, हाला यूसुफ आपसे बहुत मोहब्बत करती है मीर। इसके कानों में 5 साल पुराने अल्फाज गूंजे थे और इससे ने बाइक मज़ीद तेज़ी से दौड़ाई थी। क्या चाहते हैं हमसे? बोलें, क्या चाहते हैं अब हमसे? हमारी इज़्ज़त को आप बर्बाद कर चुके हैं, हमारी मोहब्बत को दफना चुके हैं, हमारे दिल की दुनिया उजाड़ चुके हैं, हमसे हमारी हर खुशी आप छीन चुके हैं। अलमीर सिकंदर, दूर रहे हमसे। कहा ना हमने, मर गई हाला। आपको समझ नहीं आता? मर गई हाला यूसुफ। हमने खुद गला घूंटा है उसका और हमने खुद फातिहा पढ़ी है उस मोहब्बत पर।
ہم نے اس دل کو نوچ کر سینے سے نکال پھینکا ہے جس میں المیر سکندر رہتا تھا۔ لیکن اس سب میں تو آپ جیسے مردوں کا قصور نہیں ہوتا، آپ کی ماؤں کا قصور ہوتا ہے جو اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھاتے۔ آپ جیسوں کو پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ہر لڑکی کی عزت کو کھیل بناتے پھرتے ہیں۔ فون پاکٹ میں بج بج کر بند ہو چکا تھا، لیکن اس کا دماغ اس طرف تھا۔ کب وہ تو تھا ہی کب، وہ تو صرف 5 سال پہلے کی حالہ اور اس حالہ کو سوچ رہا تھا جس کی آنکھوں میں 5 سال پہلے بے تحاشا محبت تھی، اپنائیت تھی، عزت تھی، بھروسہ تھا۔ آج انہی آنکھوں میں وہ اپنے لیے نفرت، اجنبیت اور خالی پن محسوس کر کے آیا تھا۔ اور پھر المیر سکندر سے بہتر آنکھوں کو پڑھنے کا ہنر اور کسے آتا تھا؟ وہ تو 5 سال پہلے بھی اس کے بنا کہے اس کی آنکھوں سے ہی اپنی محبت پہچان گیا تھا، تو آج پھر وہ انہیں آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کیسے نہ محسوس کرتا؟ گھر پہنچتے اس نے پورچ پر بائک روکتے اپنے قدم اندر بڑھائے تھے۔ رخ کمرے کی طرف تھا۔ بھائی آپ آ گئے، میں زاویار بھائی سے کہہ رہا تھا۔ زیان المیر کو دیکھتے اس کے قریب آیا، لیکن وہ اسے اگنور کرتا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے زیان اسے گھورنے لگا۔ میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس گھر میں، زیان منہ بناتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلمٹ اٹھا کر صوفے پر پھینکتے اس نے جذباتیت کے ساتھ جیکٹ اتار کر پھینکی تھی اور شرٹ جسم سے جدا کرتے وہ بستر پر پھینک گیا تھا۔ موسم اس وقت بہار کا تھا، جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، وہیں اس کا جسم غصے کی آگ میں جلتے پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ خالہ یوسف تم میرے ساتھ کھیل رہی ہو، میں سب سمجھ رہا ہوں، لیکن المیر سکندر کے سر پر سوار ہو کر تم بھول کر رہی ہو، بہت بڑی بھول کر رہی ہو۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا، لیکن اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ دوسروں کے دماغوں کے ساتھ کھیلنے والا شخص آج اپنی باری پر بری طرح سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ المیر سکندر کے دماغ پر تو وہ 5 سال سے ہی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اچانک ایسے اس کے سامنے آ کر اس نے المیر سکندر کی سوئی ہر حس کو جگا دیا تھا، اور وہ جو جنونی شخص اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ خالہ یوسف تو اسے کبھی بھولی ہی نہیں تھی۔ وہ محبت کے راستے میں اتنا آگے نکل گیا اور اس راستے میں گم ہوتے وہ ہر چیز سے انجان اپنے جنون سے خالہ یوسف کو مزید تباہ کر رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اسے کیا کرنا چاہیے، وہ کیا چاہتا ہے۔ خود سے اسے بس خالہ یوسف اپنے قریب چاہیے تھی۔ وہ مغرور شخص تو سمجھ رہا تھا کہ خالہ یوسف ابھی بھی اس کی دیوانی ہوگی، اسے اپنے سامنے دیکھ کر تو وہ مزید ہواؤں میں جا پہنچا تھا، لیکن اس کی باتوں سے آج المیر سکندر کا غرور پاش پاش ہونے لگا تھا۔ آج اسے خالہ یوسف چاہیے تھی تو وہ اس کی محبت سے مکر گئی تھی، جو المیر سکندر کو مزید پاگل کر رہی تھی۔ پہلے غلطی اس نے اپنی انا کے ہاتھوں سب برباد کر کے کی تھی، اور دوسری غلطی وہ اپنی جنونیت کے ہاتھوں کرنے جا رہا تھا۔ تم نے میری تربیت پر سوال اٹھا کر اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، تم نے اپنی محبت سے مکر کر اچھا نہیں کیا، تم نے مجھ پر ایسے الزامات لگا کر اچھا نہیں کیا۔ خالہ یوسف تم سے ایک ایک لفظ کا، تمہاری ایک ایک حرکت کا تو میں اپنی دسترس میں لے کر ان کا سب کا حساب لوں گا۔ وہ غصے میں غراتے ہوئے بولا اور ڈریسنگ ٹیبل سے تمام چیزیں زمین بوس کر گیا۔ اپنی قسمت وہ خود بنائے گا یا اپنے ہاتھوں سے اجاڑے گا، یہ تو اسے وقت ہی بتائے گا۔ وہ اس وقت ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ختم کرتے آفس سے نکلا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ انجان نمبر دیکھ یارم نے ایک لمحہ سوچا، پھر دوسرے لمحے فون کان سے لگاتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ السلام علیکم مسٹر یارم سلطان۔ فون سے خوبصورت آواز اس کی سماعت میں گزری تو ایک لمحے میں اس کی آواز کو پہچانا تھا۔ میں بزی ہوں اس وقت، آپ کی فضول گوئی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، یارم نے ڈائریکٹ کہتے فون رکھنا چاہا۔ ہاں، میں نے سنا ہے سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ عرشیہ جان کر مسکراتی آواز میں اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے جان کر اس بار ہیلو ہائی کے بجائے سلام کیا تھا، کیونکہ اس نے ہر بار یارم کو بات سلام سے شروع کرتے سنا تھا، جبکہ اس کی بات پر یارم طنزیہ مسکرایا۔ وعلیکم السلام، خاصی حیرانی کی بات ہے میرے لیے، آپ بھی دینی تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ یارم نے اس کے سلام کا جواب دیتے طنز کا تیر پھینکا تو وہ پھر بھی ادا سے مسکرائی۔ جی الحمدللہ مسلمان ہوں میں بھی، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ جی اس بات پر واقعی حیرانی ہے مجھے، یارم نے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا۔ اچھا چلے فضول گوئی سے اب آپ ذرا پرہیز کریں مسٹر یارم، اور بتائیں عرشیہ رانا کے پرپوزل کے بارے میں آپ نے کیا سوچا، وہ مسکراتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ کون سے پرپوزل، یارم نے ٹرن لیتے کہا تو عرشیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ شادی کا پرپوزل، وہ جتا کر بولی تو یارم نے بیزاریت سے سر جھٹکا۔ محترمہ آپ میرا وقت بہت برباد کر چکی ہیں، میں اس وقت ڈرائیونگ کر رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ یارم نے روڈ پر نظریں جمائے ذرا سخت لہجے میں بولا اور فون رکھنے لگا۔ فون مت رکھیے گا۔ وہ فوراً ماتھے پر بل سجائے بولی تو وہ نہ جانے کیوں مگر تھم گیا۔
अर्शिया राना चाहती हैं आपको और इस बात का इजहार करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ आप ज़रा शर्मीले किस्म के इंसान हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त और देती हूँ आपको सोचने के लिए। मेरे जुनून को दावत मत दें याराम, वरना मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं आगे क्या कर दूँ। अर्शिया ने अभी भी मुस्कुराते लहजे में कहा तो यारम ने खामोशी से इसकी बकवास को सुना और फ़ोन बंद कर गया। बेवकूफ़ लड़की। अपना फ़ोन बराबर सीट पर फेंकता बेजारिया से बुड़बुड़ाया जब इसका मोबाइल पर 3 मैसेजेस की ट्यून लगातार बजी थी, लेकिन इस वक्त इसका सारा मूड बर्बाद हो चुका था, इसलिए फ़ोन की तरफ कोई तवज्जो ना दी, क्योंकि अगर वो फ़ोन देख लेता तो इसमें लिखी तहरीर को पढ़ते यकीनन वो अर्शिया राना का कत्ल कर देता, लेकिन शायद इसकी मौत अभी ना लिखी थी। ब्रेक टाइम ऑफ हो गया था और अभी तक फाइल्स को रीचेक कर रही थी। नज़र उठाकर भी देखने की फुर्सत ना थी, वो बस जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी, लेकिन ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ज़ावियार भी बार बार नज़र उठाकर इसे देख रहा था, लेकिन वो ना हंस रही थी ना किसी से बात कर रही थी, बस अपने काम में लगी हुई थी। 3 घंटे ऑलरेडी गुजर गए थे, लेकिन अब भी वो फोटोकॉपीज कर रही थी। स्टाफ तो आज इसे इस तरह बिना रुके काम करते देख हैरान हो रहा था, जबकि आयशा ने भी हाथ नहीं लगाया था किसी काम को। वो तरस भरी नज़रों से हानम को देख रही थी, क्योंकि ज़ावियार का आर्डर था कि अगर किसी ने हेल्प की तो अगला टारगेट वही होगा। सारा काम ख़त्म करते फोटोकॉपीज जमा करते उठाकर इसने अपनी टेबल पर रखी और सुकून का सांस भरते वो चेयर पर सर रखती आंखें बंद कर गई थी। सुकून के 2 ही लम्हे गुजरे थे कि ज़ावियार का हुक्म आ गया था। वो संजीदा चेहरे के साथ थकन ज़दा सी होती उठ खड़ी हुई। सारी फाइल्स हाथ में थामे वो उठी तो अचानक किसी चक्कर से आई। वो लड़खड़ाई, लेकिन फिर खुद को संभालते वो 2 लम्हे रुकी और फिर इसके कैबिन में कदम रखा। वो इस वक्त कॉल पर मसरूफ़ था। हानम खामोशी से अंदर आई, टेबल पर फाइल्स रखी और बिना इसे देखे जाने ही लगी कि ज़ावियार की आवाज़ पर दरवाजे पर ही रुकी। मिस हानम रेडी रहे, हमें निकलना है। ज़ावियार फ़ोन टेबल पर रखते इन फाइल्स पर नज़र दौड़ाते बोला तो हानम पलटी। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप मिस आयशा को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपकी आंख नहीं खुली थी, ये मेरा मसला नहीं है। मिस आयशा आपसे ज़्यादा बड़े काम मैनेज करती हैं, ना ही वो आपकी तरह गैर जिम्मेदार हैं जो हर काम पर बहाने बनाएं। आप रेडी रहें, हम बस 5 मिनट में निकल रहे हैं। ज़ाविया ने स्पॉट तासरात के साथ इसे कहा और चेहरा मोड़कर अपनी चेयर पर जा बैठा। हानम ने डबडबाई नज़रों से इसे देखा। एक झटके में इस इंसान ने इसका दिल तोड़ दिया था। वो इसे क्या बताती कि यही वो शख्स था जिसके ख्वाबों की वजह से इसे कल पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो कितना खुश थी और इस शख्स ने इसकी खुशी छीनती इसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया था। हानम खामोशी से पलट गई और कैबिन से निकल गई। ज़ाविया ने अपना कोट पहना और यारम को कॉल मिलाई। हाँ, कहाँ हो तुम? ज़ावियार ने पूछते चेयर से उठते टेबल से टेक लगाई। अब नजरें हानम को पुश्त पर थी जो खड़ी किसी से बात कर रही थी। मैं डायरेक्ट फार्म हाउस जा रहा हूँ, तुम भी फ्री होकर आ जाना वहीं। यारम ने ड्राइविंग करते कहा तो ज़ावियार ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं साइट पर जा रहा हूँ, 1 घंटे में फ्री हो जाऊँगा, इसके बाद मिलते हैं। ज़ावियार ने सीधा खड़े होते कहा और फ़ोन रखा। वो कैबिन से निकलते हानम को इशारा करते सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ा था। वो भी इसके पीछे संजीदा तासुरात लिए लिफ्ट में जा खड़ी हुई। दोनों में से किसी ने किसी की तरफ नहीं देखा था। ऑफिस से निकलते ज़ावियार ने ड्राइवर से चाबी ली। जब इसने ज़ावियार के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, हानम तो जब का शिकार हुई वहीं खड़ी थी कि क्या वो करे, क्या इसके साथ जाना है या वो अलग से ऑटो में आएगी। अपनी खुशफहमी पर खुद ही पानी फेंकते वो पार्किंग से बाहर की तरफ बढ़ी। जब ज़ावियार के माथे पर तेवरी चढ़ी, इसने हारन पर हाथ रखते शीशे से हानम को बुरी तरह घुर्रा तो वह हड़बड़ा कर रुकी। ड्राइवर ने ज़ावियार का इशारा समझा और अगली सीट का दरवाज़ा हानम के लिए खोला तो वहीं खड़ी देखती रही। क्या वाकई ये मगरूर शख्स इसे अपने बराबर में बिठा कर ले जाएगा? वो ये सब खड़ी सोच ही रही थी जब ज़ावियार ने दांत भींजते हारन बजाया। वो कदम इसकी तरफ बढ़ाते खामोशी से इसके बराबर आकर बैठी। कहाँ जा रही थी आप? ज़ावियार ने माथे पर बल डाले गुस्से से पूछा। मैं रिक्शा करने जा रही थी, हानम ने आहिस्ता से बताते चेहरा नीचे कर लिया था। इसकी सारी एसजी अब ख़त्म होती जा रही थी। इडियट, ज़ावियार ने आहिस्ता आवाज़ में कहते सर झटका और गाड़ी स्टार्ट की। जब इसका फ़ोन दोबारा रिंग हुआ, मलीशा का फ़ोन देखते इसने उठाकर कान से लगाया और एक नज़र हानम को देखा जो हर चीज़ से बेगाना दरवाजे से चिपक कर बैठी थी। इसे इसकी खामोशी अजीब लगी थी, लेकिन अपने गुस्से में वो इसे इग्नोर कर गया था। कहो मलीशा, ज़ावियार ने इसे मुतवज्जा करने के लिए ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा तो हानम के कान खड़े हुए, लेकिन चेहरे से तासुरात का अंदाज़ा होने ना दिया। आई मिस यू टू, ज़ावियार ने तिरछी नज़र इस पर डालते हुए मलीशा को जवाब दिया था। ये जुमला ज़ावियार के मुंह से सुनते गश खाने को थी। बस ज़ावियार ने इसे कभी मिस यू लव यू नहीं कहा था। वो तो खुशी से झूम उठी कि ज़ावियार भी इसके पीछे लट्टू हैं। जबकि ये जुमला सुनते हानम का उदास दिल मज़ीद उदास हो गया था। वो एक नज़र ज़ावियार को देखते फ़ौरन खिड़की की तरफ चेहरा मोड़ गई थी। ज़ावियार ने बगौर इसकी शक्ल देखी थी। इसकी आंखों में चमकती नमी को देख वो हल्का सा मुस्कुराता फ़ोन पर मलीशा से मुखातिब हुआ।
1 घंटा लगेगा मुझे। नहीं, तुम वहाँ आकर क्या करोगी? जावियार ने माथे पर बल डाले मलीशा से कहा तो हानम का मूड मजीद ख़राब हुआ। ओके फाइन, फ्री होकर वहीं से साथ चल लेंगे। जावियार ने एक नज़र हानम को देखा जो चेहरा मोड़कर खिड़की से बाहर देख रही थी। जावियार ने फ़ोन रखा और बाहर निकला। हानम भी खामोशी से बाहर निकली। इसके हाथ में फाइल्स थी ज़रूरी जो इसे जावियार ने थमाई थी। जब मिस्टर इकबाल से इसने हाथ मिलाया। कैसे मिस्टर जावियार? सिकंदर, मैं ठीक हूँ। मिस्टर इकबाल, आप कैसे हैं? जी मैं भी बस ठीक, अल्लाह के करम से। लगता है आज मौसम काफ़ी ख़राब है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने वाली है। जल्दी जल्दी काम से फ्री हो जाएं। इकबाल साहब ने अब आलूद आसमान और तेज़ हवाओं को महसूस करते कहा और इन्हें एक बोसीदा सी इमारत लेकर की तरफ ले चले। यहाँ अक्सर लोग फिल्म की शूटिंग और दीगर शूटिंग्स के लिए भी आया करते हैं। आज भी लोकेशन चेक करने के लिए यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, इकबाल साहब ने बताया तो जावियार ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। हानम को अब फिर चक्कर आने लगे थे। जावियार इकबाल साहब से बात करने में मसरूफ़ था। वो खुद को संभालती इसके ही पीछे पीछे चली। इसने सर उठाकर इस इमारत को देखा जो शायद 2 से 3 मंजिला थी। दिखने में इस कदर बोसीदा थी कि हानम को इसके अंदर जाने से खौफ आने लगा कि वो जाएगी और ये इमारत इस पर गिर जाएगी। जी इकबाल साहब, जल्द से जल्द इसे गिरवाने का काम जारी करें, फिर इन सब कामों में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी वो इकबाल साहब से बात ही कर रहा था जब मलीशा ब्लू बॉटम जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहने, सन ग्लासेस बालों में लगाई, इसे देखती मुस्कुराती हुई इसके पास आई। जबकि हानम को भी जावियार के आसपास खड़ा देख मलीशा का गुस्सा ऊद आया था। इस लड़की से इसे जितनी ज़्यादा चिढ़ होती थी ये इतना ज़्यादा ही जावियार के पास पाई जाती थी। ची मिडिल क्लास गर्ल। वो बुड़बुड़ाते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई जावियार की तरफ बढ़ी। इकबाल साहब से बात अभी वो कर ही रहा था जब मलीशा इसे आती नजर आई। कैसे हो जावी? वो इससे मिलती इकबाल साहब से भी हाथ मिला गई। ये मोहतरमा कौन है? सिकंदर साहब, इकबाल साहब ने मुस्कुरा कर पूछा तो मलीशा मुस्कुराई जबकि हानम पीछे खड़ी बस ये सब देख रही थी। ये मेरी मंगेतर है इकबाल साहब, जावियार ने इकबाल से कहा और हानम पर सरसरी सी नज़र डाली जो पीछे खामोशी सी सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। मलीशा, तुम मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में फ्री होकर चलता हूँ। मिस हानम, फाइल्स, जावियार ने मलीशा से कहा और आखिर में हानम के आगे फाइल्स के लिए हाथ बढ़ाया जिसमें फ़ौरन से फाइल्स थमा गई। वो इसे 2 लम्हा देखते पलट गया था। हानम की तबीयत पर अब से वाकई शक होने लगा था, वरना ऐसे खामोश तो वो कभी नहीं रहती थी। और तो मिस हानम भी आई हैं। वो कदरे बाहर दरवाजे के साथ एक रूम में खड़ी थी जब इस इमारत के 2 दरवाजे थे। हानम ने इसे देखते मुंह फेरा था। इसे बहस करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए था जो हानम के पास बिल्कुल नहीं थी। बहुत एनर्जी, अच्छा, इससे बहस करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए थी जो हानम के पास बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इरादों से अनजान हूँ? तुम जावियार को मुझसे छीनने की कोशिश करोगी और मैं खुशी से तुम्हें दे दूंगी। मलीशा ने एक आईब्रो उठाए गुस्से से कहा तो हानम को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। इसने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था। ये मलीशा क्या इसकी स्टोरी की विलन बनती जो इसे चाहिए था। वो खुद ही काफ़ी था विलन का किरदार निभाने में। हानम ने सोचते सर झटका और मलीशा को कुछ जवाब ना दिया। और मैं भूली नहीं हूँ तुम्हारी वो हरकत जो तुमने इस दिन ऑफिस में की थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चीप गर्ल, मलीशा ने गुस्से से इसके सामने उंगली उठाते कहा तो हानम के माथे पर बल पड़े। अपने बारे में क्या ख्याल है आपको मलीशा बाजी? हानम ने होंठ खींचते हुए कहा तो मलीशा हैरानी से इसे देखने लगी। मलीशा बाजी? मैं तुम्हें बाजी लगती हूँ? यू चीप, मलीशा ने गुस्से से कहा तो हानम ने इस बात में सर हिलाया। वो जानती थी आग लगाने के लिए यही जुमला काफ़ी है। बाजी की उम्र की है आप मेरी बल्कि 1-2 साल की आपकी शादी को और अंकल निकल गए तो आंटी लगेंगी आप। यकीनन अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती ना वो भी आपसे 3-4 साल छोटी होती। हानम ने मुस्कुरा कर कहा तो वो गुस्से से आंखें फाड़े इसे देखने लगी। तुम अपनी बकवास बंद करो। एक एम्प्लॉय हो और तुम्हारे नखरे और एटीट्यूड आसमानों पर है। अपने आप को समझते क्या तुम? एक मिनट में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी मैं, समझी? तुम जानती नहीं हो मुझे। मैं मलीशा हूँ और जावियार सिकंदर पर मैंने अपने 3 साल बर्बाद किए हैं। किसी के भी हाथों में नहीं थमा दूंगी मैं इसे, समझी तुम? मलीशा ने गुस्से से घराते हुए कहा तो हानम के माथे पर भी बल पड़े। इस लड़की ने एक बार भी ये नहीं कहा था कि वो जावियार से मोहब्बत करती हैं। अपनी औकात में मुझे अच्छी तरह पता है। ऐसा ना हो मैं आपकी औकात सबको बता दूं जो यकीनन किसी को नहीं पता और फिर आपको लेने के देने पड़ जाए। हानम ने स्पार्ट तासुरात के साथ कहा। यू थर्ड क्लास गर्ल, तुम मुझे धमकी दोगी? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मलीशा ने टेबल से पानी का ग्लास उठाते कहा और हानम पर फेंकने ही लगी थी कि किसी ने मलीशा का हाथ पकड़ा
वो अचानक घबराई थी कि कहीं ज़ावियार तो नहीं आ गया। ये सोचकर मलीशा के पसीने छूट गए थे। लेकिन जैसे ही वो पलटी, सामने एक खूबसूरत सी लड़की लाइट पिंक कलर का कुर्ता और इसके साथ वाइट ट्राउज़र पहने इसके सामने खड़ी थी। हाना मलीशा के अमल से घबरा कर दूर हुई थी। जब किसी को मलीशा का हाथ पकड़े देख वो खुद भी हैरान हुई। वो आज लोकेशन के लिए आई थी, आसपास काफ़ी कम लोग थे। जब इसने सामने बोसीदा सी इमारत के पास ज़ावियार को खड़ा देखा। ये तो मिस्टर ज़ावियार सिकंदर है। अर्शिया बुड़बुड़ाती अपने काम से फ्री होती इसी तरफ बढ़ी जहाँ अब ज़ावियार नहीं था। यकीनन वो अंदर ही होगा। इसने सोचा क्यों ना वो इससे मिल कर जाए। वो कदम बढ़ाती इस इमारत में कदम रख गई थी जब इससे किसी के लड़ने की हल्की हल्की आवाज़ें आई। इसने दाएं तरफ गर्दन मोड़ कर देखा और अपने कदम इस तरफ बढ़ाए तो वहाँ हानम को देखते वो मजीद हैरान हुई। अलमीर ने इसे बताया था ये यारम सुल्तान की बहन है, जबकि सामने खड़ी लड़की इससे काफ़ी बदतमीजी कर रही थी। इसने मलीशा को इसे धमकी देते सुना था कि वो इसे जान से मार देगी और अब वो इस पर पानी से भरा गिलास भी फेंकने वाली थी। अर्शिया के माथे पर बल पड़े और अंदर जाते इसने मलीशा की कलाई को पकड़ा। दूसरी हाथ से गिलास को थामते टेबल पर रखते इसने झटके से मलीशा का हाथ छोड़ा। अब अच्छी लग रही है। शुरू में मुझे अर्शिया का रोल इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस सीन में आके मज़ा आ रहा है। बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं इस सुल्तान की, यारम सुल्तान के साथ। ये क्या बदतमीज़ी है, आप किसी से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? अर्शिया ने माथे पर बल डाले सपाट लहजे में मलीशा से कहा तो वो हैरानी से इसे देखने लगी। हाँ, वो अर्शिया को पर्सनली जानती नहीं थी, लेकिन इसने अर्शिया को काफ़ी बार देखा था। जब किसी हानम की साइड लेते देख मलीशा ने पलट कर हानम को देखा जो खुद भी अर्शिया को हैरानी से देख रही थी। उसे पहचान गई थी। ये तो अर्शिया राना है जो इस दिन यारम भाई के कैबिन में इनसे मिलने आई थी और पार्टी में भी आई थी। हानम ने दिल ही दिल में अर्शिया को देखते कहा जो सर्द तासुरात के साथ मलीशा को देख रही थी। एक्सक्यूज़ मी, आप कौन होती हैं हमारे मामले में बोलने वाली? मलीशा ने अर्शिया की तरफ पलटते एक आईब्रो उठाते कहा तो अर्शिया को वो जहर से भी ज़्यादा बुरी लगी। अर्शिया ने पलटकर हानम को देखा जो शक्ल से काफ़ी ज़्यादा भोली और मासूम लग रही थी। अर्शिया ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। कोई मासूम इंसान अपनी मासूमियत में आप जैसे बदतमीज़ लोगों को जवाब नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दें। मैंने खुद आपको इनसे बहुत बदतमीज़ी करते सुना है और आप इन पर पानी फेंकने वाली थी। कितनी जाहिलाना हरकत थी ये, सच अशेम। अर्शिया ने गुस्से से कहा तो मलीशा के भी माथे पर बल आए। अपने काम से काम रखो मैडम, मेरे मामले में अच्छे भी पीछे हट जाते हैं, समझी तुम? तो दूर रहो मुझसे। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मशहूर बिजनेसमैन ज़ावियार सिकंदर की मंगेतर और ये इसकी मामूली सी सेक्रेटरी। मलीशा ने मगरूरियत से के साथ अपना तारुफ करवाया तो अर्शिया ने खामोशी से इसे देखा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसकी मंगेतर है और किसकी बेटी हैं, लेकिन आप ऐसे किसी के भी साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकती, इसलिए तमीज़ के दायरे में रहें। आप जैसे लोगों से बहस करके अर्शिया अपना वक्त हरगिज़ बर्बाद नहीं करना चाहती। अर्शिया ने मलीशा को सुनाते पलट कर हानम को देखा। और तुम इनोसेंट गर्ल, ऐसे खामोशी से ऐसे बदतमीज़ लोगों की बातें नहीं सुनते, इन्हें आगे से जवाब दिया करो वरना ये लोग मज़ीद बदतमीज़ हो जाते हैं। अर्शिया ने पलटते हानम को मुस्कुराते हुए कहा तो हानम ने अपनी मुस्कुराहट रोकी और पीछे मलीशा को देखा जो गुस्से से बल खाकर रह गई और रूम से बाहर निकल गई थी। हानम बाबू खुलकर मुस्कुराई थी। मैं नहीं डरती ऐसे लोगों से, लेकिन हाँ वो बहुत बदतमीज़ और मगरूर लड़की हैं। अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। ज़ावियार सर की मंगेतर हैं तो समझती हैं यहाँ सब लोगों इसके ग़ुलाम हैं। हानम ने मुंह बनाते मलीशा के बारे में राय दी तो अर्शिया ने भी आंखें घुमाते अफसोस में सर हिलाया। तुम मिस्टर ज़ावियार की सेक्रेटरी हो? अर्शिया ने हैरानी से पूछा तो हानम ज़ावियार के नाम पर भी मुंह बनाते इस बात में सर हिलाया। लेकिन तुम तो मिस्टर यारम सुल्तान की बहन हो, तो फिर तुम ये छोटी सी जॉब? अर्शिया ने हैरानी से पूछा तो हानम यारम के नाम पर मुस्कुराई। वो तो मुझे अपनी बहन मानते हैं, मैं इनकी सगी बहन नहीं हूँ, हानम ने हल्का सा मुस्कुराते बताया। लेकिन मैंने बचपन से हमेशा यारम भाई को अपना भाई माना है। इनकी एक छोटी बहन थी जो एक हादसे में माँ बाप के साथ इस दुनिया से चली गई थी और यारम भाई यतीम हो गए थे और वो कहते हैं इन्हें मुझे मैं अपनी बहन नजर आती हैं। हानम ने असूदा लहजे में से बताया तो अर्शिया का दिल भी पिघला था। ये बात तो वो जानती थी कि यारम के माँ बाप नहीं थे, लेकिन इसकी बहन भी थी और ये सब एक हादसा था, ये सब वो नहीं जानते थे। वो दोनों अभी बातों में ही मसरूफ़ थी जब इन्हें पीछे से दरवाज़ा लॉक करने की आवाज़ आई। मलीशा ने जब सुना कि बारिश शुरू होने वाली है और सब फ़ौरन घर जा रहे हैं और बिल्डिंग खाली कर रहे हैं तो वो फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर गई जहाँ अर्शिया और हानम थी। एंजॉय गर्ल्स, मलीशा ने बाहर से आवाज़ लगाई और फ़ौरन वहाँ से चली गई। जहाँ ज़ावियार गाड़ी के पास खड़ा परेशानी से किसी को कॉल मिला रहा था, वो भागी हुई इसके पास आई। तूफ़ानी हवाएं चलने लगी थी। यारम यकीनन बहुत तेज़ बारिश का अंदेशा थी।
ये हवाएं। बिल्डिंग का मेन डोर लॉक कर दिया गया था फौरन और सब बाहर आ गए थे। क्या हुआ जावी? मलीशा ने इसके माथे पास आते पूछा तो जो परेशान सा खड़ा था। हानम पता नहीं कहाँ चली गई, कब से कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तुमने देखा इसे कहीं? जावियार ने परेशानी से कहा तो मलीशा घबराई। हाँ, वो इसकी तबीयत खराब हो रही थी तो इसलिए इसने मुझसे कहा वो घर जा रही है। मलीशा ने जावियार से झूठ कहा और फिर हल्का सा मुस्कुराई, जबकि जावियार माथे पर बल डाली से देखने लगा। इडियट लड़की, मौसम इतना खराब है, अकेली क्यों गई है? मैं ड्रॉप कर देता। जावियार को याद आया और वो इससे भी कह रही थी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसका अकेले जाना इसे मुनासिब नहीं लगा था। चलो मलीशा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मौसम इस वक्त बहुत ख़राब है, कभी भी आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। हवाओं का शोर बढ़ने लगा था, बादल बुरी तरह गरज रहे थे। जावियार ने मलीशा से कहा तो वो भी जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठी तो वो लोग फ़ौरन वहाँ से निकल आए। अर्शिया जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो इसे मलीशा की मजाक उड़ाती आवाज़ सुनाई दी। अर्शिया ने गुस्से से दरवाजे पर हाथ मारा तो हानम भी फ़ौरन घबरा कर इसके करीब आई। क्या हुआ है? हानम ने घबरा कर पूछा तो अर्शिया ने जोर से डोर को हाथ मार कर खोलने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो बोसीदा हुआ लाक इसके हाथ में आ गया। बाहर से बुरी तरह बादलों की गरजने की आवाज़ आने लगी तो हानम घबरा कर कमरे के चारों तरफ देखने लगी, जो बिल्कुल बंद था। बस दरवाजे के ऊपर छोटी सी खिड़की थी। इस लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से। अर्शिया गुस्से से घर आई तो हानम भी घबराते जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। कोई है? दरवाज़ा खोलें, हम यहाँ हैं। हानम घबराते हुए दरवाज़ा बजाते जोर जोर से चीखी, पुलिस किसी को बुलाए, मेरे दम घुट रहा है यहाँ, प्लीज़ कुछ करें। हानम ने नम लहजे में अर्शिया से कहा, जो पूरे रूम में मोबाइल घुमाकर सिग्नल्स तलाश कर रही थी, लेकिन सिग्नल्स मिल ही नहीं रहे थे। अर्शिया पलटकर हानम के पास है। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा। अर्शिया इसका बाजू सहलाती हानम से बोली, जिसकी आंखें नम होने लगी थी। वो शदीद घबराहट में मुब्तला हो रही थी। वहाँ एक छोटा सा सफेद बल्ब जल रहा था जो जल बुझ रहा था। प्लीज़ हेल्प, कोई है? अर्शिया बुरी तरह दरवाज़ा पीटती चीखी, लेकिन किसी ने कोई जवाब ना दिया। कमरे में लगा वाहिद बल्ब भी अचानक बंद हुआ तो हानम की चीख उभरी। अर्शिया इसके पास आई और इसे फौरन गले से लगाया। सुनो हानम, हानम मेरी तरफ देख, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं अभी किसी को फ़ोन करती हूँ, ज़रूर कोई ना कोई आ जाएगा। अर्शिया ने इसे तसल्ली देते इसकी पीठ जोर जोर से सिलाई तो वो बुरी तरह रोने लगी। नहीं, मैं मर जाऊंगी, मेरे दम घुट रहा है। वो बुरी तरह रोने लगी। जब अर्शिया भी इसकी हालत देखकर घबराने लगी थी। इसका खुद का दिल इस पोसीदा कमरे में घबरा रहा था और अब तो कोई आवाज़ भी नहीं आ रहे थे, यकीनन सब जा चुके थे। अचानक बारिश भी शुरू हो गई थी। तेज हवाओं के साथ के बादल के गरजने की आवाज़ से हानम पूरी अर्शिया में घुसकर इसके सीने से लग गई थी, जबकि डर से अर्शिया ने भी इससे मुकम्मल खुद में छुपा लिया था। जब वो अचानक ही इसके सीने से लगी अपनी होशो आवाज़ से बेगाना हो गई थी। अर्शिया ने इसका ढीला वजूद महसूस किया तो इसकी आंखें फैली। हानम, हानम आंखें खोलो हानम। अर्शिया ने इसका गाल थपथपाया, लेकिन वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। सुबह से भूखी और शदीद घबराहट से इसका बेवजूद मजीद इस परेशानी को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता था। अर्शिया ने चारों तरफ नम आँख के लिए नजरें घुमाई, लेकिन घुप अंधेरा हो चुका था। बारिश का पानी छत से टपकता कमरे में आने लगा। वो खुद भी अब बुरी तरह से घबराने लगी थी, लेकिन कोई था ही नहीं जो यहाँ इनकी आवाज़ सुनता। इसने अपने फ़ोन को निकालते सिग्नल तलाश करना चाहे। एक सिग्नल मिलती अर्शिया ने गनीमत जानी और हानम के वजूद को अपने हिसार में लेती इसने काल मिलाना चाहिए, लेकिन वो सिग्नल फिर गायब हो गया। उफ, ये सब क्या हो रहा है? एक बार मुझे बाहर आने दो। मलीशा, तुम्हें मैंने अगर बख्श दिया तो मेरा नाम अर्शिया राना नहीं। उफ, ये सब क्या हो रहा है? एक बार मुझे बाहर आने दो। मलीशा, तुम्हें मैंने अगर बख्श दिया तो मेरा नाम अर्शिया राना नहीं, अर्शिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा था। वो कैसे खुद को और हानम को यहाँ से बाहर निकालती इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। छत से बारिश का पानी आने लगा। बुरी तरह से बादल के घराट से वो सहम रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही थी। वो मजबूत आसाब की मालिक थी, कुछ न कुछ करना ही था इसे। अब वो खुद भी गीली होने लगी थी, जबकि हानम का बेहोश वजूद इसने अपने आगोश में छुपा रखा था। मोबाइल में लगातार वो सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जो इसे यहाँ से बाहर निकाल सके। रात के साए ढल गए थे और बारिश तूफान के साथ हो रही थी। अब खुद भी गीली होती ठंड से कांप रही थी कि अर्शिया की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। हानम, हानम होश करो हानम, प्लीज़। वो हानम का वजूद हिला रही थी, इसका चेहरा थपथपा रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसने हानम को आगोश में लेते दीवार का सहारा लिया और अपनी नम आंखें बंद की थी। वो हलकान हो गई थी। अब बुरी तरह यहाँ रहते इन्हें 2 से ज़ायद घंटे गुजर गए थे, लेकिन ना किसी ने इसकी चीख व पुकार सुनी थी, ना कोई सिग्नल मिला था। आंखों के सामने यारम का चेहरा आया था। इससे आंखें खोलते टूटी छत की तरफ देखा था जो हाल रही थी। ऐसा लग रहा था ये कभी भी गिर जाएगी। इसने फ़ोन में एक बार फिर सिग्नल तलाश करना चाहा, लेकिन वो अभी भी आना जाना कर रहे थे। इसने यारम के नंबर पर मैसेज छोड़ते फ़ोन रखा था, इस आस के साथ कि शायद वो मैसेज चला जाए। जबकि अर्शिया को आज पहली बार जिंदगी में खौफ आया था मौत से, और साथ में हानम का एहसास इसी और मजीद घबराहट में मुब्तला कर रहा था। हानम के लफ्ज़ कानों में गूंजे थे, मैंने बचपन से हमेशा यारम भाई को अपना भाई माना है।
ان की एक छोटी बहन थी जो एक हादसे में माँ बाप के साथ इस दुनिया से चली गई थी, और यारम भाई यतीम हो गए थे और वो कहते हैं इन्हें मुझ में अपनी बहन नजर आती हैं। हानम के अल्फाज याद करते इसका दिल यारम का दुख महसूस करते तड़पा था। अगर आज इसके साथ साथ हानम को कुछ हो जाता तो यारम कैसे जीता। हानम प्लीज उठ जाओ, आंखें खोलो। अर्शिया ने नम लहजे में इसका गाल थपथपाया जो अब बिल्कुल ठंडे पड़ने लगे थी। अर्शी इसे देख घबराई और उसके हाथों को मसलने लगी। हानम आंखें खोलो। हानम, वो जोर जोर से हानम के हाथों को मसल रही थी। इसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। अर्शिया को खौफ आ रहा था, अब ये लड़की तो अभी से अपनी जिंदगी की डोर छोड़ रही थी। इसने जल्दी से फोन उठाया और यारम के नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लगातार बार बार मिलाती रही कि कहीं से सिग्नल आ जाए और इसे कॉल लग जाए। जब अचानक फोन से रिंग जाती सुनाई दी इसे। यारम सोफे पर बैठा था, लैपटॉप अपनी गोद में रखे हुए था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसे खुद भी बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन अब इस बारिश में भीगना वो पसंद नहीं करता था। इस वक्त वो फान कलर की पैंट के साथ वाइट शर्ट पहना हुआ था। आस्तीनें मोड़ रखी थी कोनियों तक। जब इसका मोबाइल रिंग होने लगा, इसने लैपटॉप पर अपनी नीली संजीदा आंखें टिकाई, फोन उठाते कान से लगाया। हेलो। यारम की भारी संजीदा आवाज सुनते अर्शिया को लगा था इन जिंदगी को कोई नवीज सुना देगी। यारम, यारम, मैं अर्शिया बात कर रही हूँ, मैं और हानम फंस गए, प्लीज तुम आ जाओ। यारम, अर्शिया बुड़बुड़ाती हुई बोली। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही। इसे बिल्कुल समझ नहीं आया था कौन था, क्या कह रहा था। बस इतना समझ आया था कि कोई लड़की थी। इसने कान से हटाकर नंबर देखा, लेकिन वो नंबर सेव नहीं था। इसने झंझलाकर वापस कान से लगाया फोन और लैपटॉप टेबल पर रखते हुए चलता हुआ बाहर आया। यारम, मैं अर्शिया बोल रही हूँ, आवाज़ आ रही है तुम्हें? हेलो, वो चीखी थी इस बार। अर्शिया। यारम ने लफ्ज़ दोहराए, इसे सिर्फ अर्शिया अल्फाज सुनाई दी थी। इसके माथे पर तेवरी चढ़ी थी इसका नाम सुनकर। मिस राना, आप क्यों मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं? यारम इस बार गुस्से में दांत पीसते हुए बोला जब अर्शिया की आवाज़ पर थमा। शट अप इडियट, यहाँ हूँ मैं और हानम इस टूटी फूटी इमारत में फंस चुके हैं। ये कभी भी गिर जाएगी। तुम्हें आवाज़ आ रही है मेरी? अर्शिया इसके लफ्ज़ों पर जलती चीखी थी कि यारम इसकी अटकी अटकी आवाज़ में इसका जुमला आधा सुनता माथे पर बल डाले गया था। वो अभी भी हानम का नाम सुन नहीं सका था। मिस राना, आपको पता है आप किससे बात कर रही हैं? होश में तो हैं आप? यारम सुल्तान को इडियट कह रहे हैं? दिमाग ठीक है आपका? यारम धाड़ कर बोला था तो इसका दिमाग ही घूम गया था। ये लड़की कुछ ज़्यादा ही से फ्री हो रही थी। यारम, यारम, हेलो। यारम, मैं और हानम फंस गए हैं यहाँ, प्लीज़ कुछ करो। हानम बेहोश हो गई है, वो मर जाएगी। इस बार अर्शिया गुस्सा और नम आवाज़ में चीखी थी, जबकि यारम ने इस बार इसका जुमला साफ सुना था। वो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। हानम बेहोश हो गई है, वो मर जाएगी, ये जुमला यारम के दिमाग में अटका था। यारम, तुम्हें आवाज़ आ रही है मेरी? अर्शिया चीखी थी और अब रोने लगी थी, क्योंकि इसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद ऐसी हालत में थी कि इसे किसी का सहारा मिले, वो अपने होशो हवास खो बैठे। इसकी चीख से यारम होश में आया था। कहाँ हो तुम लोग? यारम ने हवास भागते होते पूछा था। हम यहाँ वो सीधा इमारत है, यहाँ ज़ावियार शाम में हानम के साथ आया था, वहीं। वो हड़बड़ाते हुए बोली थी कि यारम को सिर्फ इतना समझ आया था, यहाँ ज़ावियार शाम में हानम के साथ आया था। वो फौरन फ़ोन रखता तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा था। कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, हानम बेहोश हो गई है, वो मर जाएगी। वो हानम को नहीं खो सकता था। जब ज़ावियार की गाड़ी इस इला में पोर्च में आकर रुकी, वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला तो यारम को दौड़ते हुए अपनी तरफ आते देखा। ज़ावियार ने आंखें खोली, यारम को देखा। इतना परेशान यारम को देख वो खुद भी हैरान रह गया था। हानम कहाँ है? यारम ने फूलती सांसों के साथ 16 बार आंखें ली ज़ावियार से पूछा, जो ये सवाल सुनकर एक लम्हे के लिए खुद भी साकित रह गया था। मैं पूछ रहा हूँ हानम कहाँ है? यारम इसका गिरबान पकड़ते शेर की मानद घराया था, जिससे ज़ावियार होश में आया। यारम, वो मेरे साथ साइड पर गई थी, फिर वो चली गई थी। ज़ावियार ने इस वक्त को सोच कर लफ्ज़ तोड़ते जवाब दिया। इसका दिल इससे कुछ बहुत गलत होने का अंदेशा दे रहा था। मलीशा ने कहा वो चली गई, इसीलिए मैं भी वापस आ गया। वो कहते कहते खुद ही अपनी बात का मतलब समझता आंखें फाड़े यारम को देखने लगा था। यारम ने एक झटके में इसका गिरबान छोड़ा था कि ज़ावियार जो सख्ते की हालत में था, वो 2 कदम दूर होते लड़खड़ाया। यारम अपनी कार में बैठा, वो दोनों बारिश में भीग चुके थे बुरी तरह। जब ज़ावियार भी वापस अपनी कार में बैठे भागा था, और फिर फार्म हाउस से आगे पीछे 2 गाड़ियां निकली थी। वो दोनों बुरी तरह से रश ड्राइविंग करते इस तरफ गाड़ी को भगा ले गए थे जहाँ शाम ज़ावियार और हानम गए थे। यारम के कानों में अर्शिया के ही लफ्ज़ गूंज रहे थे, हम फंस गए, छत गिर जाएगी, हानम मर जाएगी। वो गाड़ी की स्पीड तेज़ कर गया था, जबकि दूसरी तरफ ज़ावियार के दिल की धड़कन सुस्त हो गई थी। इसे सोच सोच कर खौफ आ रहा था कि अगर हानम वहीं हुई, इस इमारत में फंसी हुई, या कुछ भी गलत हुआ इसके साथ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसे। ज़ावियार, कुछ नहीं होगा हानम को। प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह इसे प्रोटेक्ट करिएगा। वो गाड़ी ड्राइव करता बुरी तरह से चीखता, स्टीयरिंग पर हाथ मारता अपने भीगे बालों को एक हाथ से पीछे कर गया था। दिलो दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, जिसे सोचते ज़ावियार जैसे मजबूत आसाबों के मालिक मर्द की आंखें नम हुई थी। घूंट निगलते इसने कार की स्पीड मजीद बढ़ाई थी और फिर 1 घंटा के अंदर आगे पीछे इनकी गाड़ियां इसी जगह आकर रुकी थी।
यारम तेजी से निकलता दौड़ता वो आसपास इन्हें तलाश करने लगा। बारिश की आवाज़ इतनी तेज थी कि इसे अपनी आवाज़ भी महसूस नहीं हो रही थी। जबकि ज़ावियार भी गाड़ी से निकलता आसपास हर जगह से ढूंढने लगा। हानम, हानम कहाँ हो? यारम चीखा था, लेकिन कहीं से कोई वापस आवाज़ नहीं आ रही थी। जबकि दूसरी तरफ अर्शिया जब यारम से बात कर रही थी तो अचानक फ़ोन कट गया था। वो नहीं जानती थी यारम ने कुछ सुना या नहीं, लेकिन इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन अब 1 घंटा गुजर चुका था और कोई नहीं आया था बचाने। वो घंटे से हानम को हाथों को रगड़ रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो दोनों इस वक्त ठंडे पानी में बैठी थी जो छत से टपक रहा था। ठंड से अर्शिया कांप रही थी और हानम को अपने सीने से लगाई हुई थी। जबकि अब इसके हवास भी इसका साथ छोड़ रहे थे, लेकिन वो खुद पर काबू पाए बैठी थी। इसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। यारम भागा हुआ इमारत के करीब आया जिसके गेट पर ताला लगा हुआ था। जब इसके पीछे ज़ावियार भी करीब आए, यारम में पास बड़ा सा पत्थर उठाते इस ताले को तोड़ने की कोशिश की। कुछ ही वारों से वो ताला टूट गया था। जब ज़ावियार और यारम अंदर बड़े बिल्डिंग में आते ही अंधेरा घुप था। यारम ने मोबाइल निकालते टॉर्च जलाई थी और उसे देख के ज़ावियार ने भी। अर्शिया, हानम, यारम फिर चीखा था। जब ज़ावियार ने हैरानी से इसे देखा। अर्शिया, ज़ावियार ने इसका नाम दोहराया और सवालिया नज़रों से यारम को देखा। अर्शिया की ही काल आया था मुझे कि वो और हानम इस जगह पर कहीं फंसे हुए हैं। यारम ज़ावियार की तरफ देखते गुस्से से चीखा तो यहाँ वहाँ भागते ने ढूंढने लगा। यारम वो जगह जगह देख रहे थे। जब इन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी वो दोनों आवाज़ की सिमत भागे जहाँ दरवाज़ा बंद था। अर्शिया ने जैसे ही यारम की आवाज़ सुनी वो फौरन अपने हवासों में वापस आई। हलक से निकलाने की कोशिश की, लेकिन वो थरथरा रही थी। आवाज़ हलक से निकल ही नहीं रही थी। वो अपनी पूरी जान लगाकर चीखी थी, यारम और ज़ावियार दोनों दरवाजे के करीब आए जो बंद था। इन दोनों ने दरवाजे को धक्का दिया। जब थोड़ी देर में वो सीधा दरवाज़ा नीचे जा गिरा। यारम और ज़ावियार के सामने नजर पड़ी थी और वो दोनों सख्ते की हालत में वहीं खड़े रह गए थे जहाँ अर्शिया इसे अपने हिसार में छुपाए नीम आंखें खोले कांप रही थी, जबकि हानम होशो हवास से बेगाना थी। सबसे पहले यारम को होश आया था और वो दौड़ता हुआ इनके करीब आया था जो पानी में बैठी थी। दोनों के वजूद ठंडे पड़ी थी। इस वक्त यारम ने हानम के वजूद को खींचकर अपने हिसार में लिया था। हानी, हानी बेटा आंखें खोलो, क्या हुआ? यारम नम लहजे में इसका चेहरा था थपाने लगा, लेकिन कोई जुम्बिश ना हुई। इसके वजूद को उठाते यारम खड़ा हुआ था, जबकि ज़ावियार इसी जगह खड़ा हानम का भीगा बेहोश वजूद देख रहा था जो इस वक्त यारम के हिसार में थी। इसका दिल सामने चलते मंजर पर यकीन करने से इनकारी था। अर्शिया दीवार का सहारा लेते उठने की कोशिश करने लगी। इसकी टांगें सुन्न बेजान हो गई थी। मुश्किल खड़े होते वो लड़खड़ाई थी। जब यारम इसका लड़खड़ाता वजूद देख इसके करीब हुआ, लेकिन इसके हाथों में हानम थी। ज़ावियार, वो वहीं से चीखा था। जब ज़ावियार होश में आता भागा वो अंदर आया। यारम की नज़रें अर्शिया पर ही टिकी थी जो मुश्किल आंखें खोले इसी को देख रही थी। और फिर अचानक इसका वजूद भी एक तरफ ढलका। इमोशनल सीन आ गया है। इमोशनल सीन रीड आउट करना बड़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ज़ावियार भागा हुआ आया था। जब वो झूल कर इसके बाजुओं में गिरी, वो दोनों हानम और अर्शिया को लिए बाहर आए और अपनी अपनी गाड़ियों में बिठाया। यारम इन्हें सीधा फार्म हाउस लेकर गया था, जबकि गाड़ी में बैठे बैठे इसने डॉक्टर को कॉल मिलाई थी और इसे फार्म हाउस पहुंचने का कहा था। वो इन्हें लिए सीधा एक ही कमरे में आए थे और इन्हें बिस्तर पर लिटा दिया था। मेड से कहकर यारम ने इन दोनों के कपड़े चेंज करवाए थे जो अपनी बेटी के कपड़े ले आई थी। मेड के जाते ही वो दोनों कमरे में आए। यारम हानम के करीब बैठा इसके हाथों को मसलने लगा, जबकि ज़ावियार ने रूम का हीटर कब से ऑन कर दिया था ताकि इनके जिस्मों को हरारत मिल सके। वो इस वक्त इस कदर शर्मिंदगी में डूबा हुआ था कि एक लफ्ज़ मुंह से निकाल नहीं सका था। बस खामोशी से खड़ा हानम का चेहरा देख रहा था जो पहले नीले पड़ने लगा था ठंड से, लेकिन जब से वो यहाँ थी अब इसका चेहरे की नीलाहट कम हुई थी। जब इसे लम्हा लेडी डॉक्टर अंदर आई, यारम फौरन एक तरफ हुआ और डॉक्टर को जगह दी। वो दोनों बेताबी से हानम को देख रहे थे। ये बारिश में भीगने से ज़्यादा वीकनेस भी होश हुई हैं। लगता है 24 घंटों से इन्होंने कुछ खाया नहीं। इनकी शुगर काफ़ी लो है। क्या ये शुगर की पेशेंट है? डॉक्टर ने पलटते यारम और ज़ावियार की तरफ देखा। जब यारम ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। जी डॉक्टर, मेरी बहन शुगर की पेशेंट है, लेकिन वो तो खुद बहुत ख्याल रखती हैं, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाती रहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है वो 24 घंटे से भूखी हो? यारम डॉक्टर को बताते आखिरी बात खुद से बुड़बुड़ाते हुए बोला था, जबकि ज़ावियार की हालत इस वक्त ऐसे थी जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। वो सदमे की हालत में वहीं का वहीं खड़ा रह गया था। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिए हैं, थोड़ी देर में ये होश में आ जाएंगी। आप इन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए। ऐसे भूखा रहना इनके लिए ठीक नहीं है। इनकी हार्ट बीट काफ़ी स्लो चल रही है ठंड से और ना खाने की वजह से। डॉक्टर ने ज़रा सख्त लहजे में कहा। यारम ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींची, इस बात में सर हिलाया और डॉक्टर को अर्शिया के वजूद की तरफ इशारा किया तो डॉक्टर ने आगे बढ़ते इसे चेक किए। ये ठंड से बेहोश हुई हैं, थोड़ी ही देर में होश में आ जाएंगी। डॉक्टर कहती उठ खड़ी हुई तो यारम ने लिए बाहर आए, जबकि ज़ावियार वहीं अपनी जगह पर जम सा गया। यारम के बाहर जाते वो आहिस्ते से कदम उठाता बेड की तरफ बढ़ा और हानम के करीब बैठा। ज़ावियार ने अपने कपकपाते हाथों से हानम के हाथ पर हाथ रखा, जबकि नज़रें इसके चेहरे पर टिकी थी।
आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम वहीं हो। जावियार ने हल्की आवाज़ में इसके बेहोश वजूद को अपनी सफाई पेश की थी, लेकिन जवाब न दाद। इसकी आंखें शदीद लाल और हो रही थी। इस वक्त बेहोश वो थी और धड़कनें जावियार सिकंदर की सुस्त चल रही थी। बस नहीं चाह रहा था कि हानम को अपने सीने में भींच ले, लेकिन जावियार यहाँ भी बस था। जब यारम के कदमों की चाप पर जावियार इसके करीब से उठता दूर खड़ा हुआ। वाइट शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे, बाल माथे पर बिखरे थे। जावियार की हालत इस वक्त बेहाल सी थी, जो सिर्फ इसकी खुली आंखों को देखना चाहता था। इस वक्त यारम अंदर आया, स्पाट चेहरा लिए और हानम के करीब बैठते इसके हिजाब दुरुस्त करते ब्लैंकेट से अच्छी तरह इसको ढांप किया था। इसके वजूद की हरारत काफ़ी बेहतर हो गई थी अब तो यारम को भी सुकून आया। यारम ने पलट कर जावियार को देखा, जो ज़मीन पर नजरें गाड़े बैठा था। तो मुझे बताओगे कि क्या हुआ था? यारम ने सख्त आवाज़ में पूछा। तो जावियार ने अपनी सुर्ख नजरें उठाते इसे देखा। हम दोनों साइट पर गए थे। जब मैं अंदर मिस्टर इकबाल से बातों में लग गया था, इस वक्त मलिशा भी वहाँ आ गई थी। कुछ देर में तेज़ हवाएं चलने लगी। मिस्टर इकबाल ने कहा कि हमें फ़िलहाल ये इमारत खाली कर देनी चाहिए। तो मैं हानम को ढूंढने लगा कॉल्स की, लेकिन नंबर नहीं लगा। इतने में मलीशा आई और उसने कहा कि हानम की तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद जा चुकी होगी घर, इसलिए मैं भी आ गया। जावियार ने इसे पूरी रुदात सुनाते आखिर में शर्मिंदगी से जुमला मुकम्मल किया। तो यारम के दिल किया सामने बैठे शख्स को इतना मारे कि इसकी हड्डियां तोड़ दे, लेकिन वो सब्र का घूंट भर कर रह गया। जावियार, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस कदर गैर जिम्मेदार हो सकते हो। मुझे तुम्हारी इस मलीशा पर टके भर का भरोसा नहीं, और मैं हैरान हूँ इस बात पर कि पिछली हरकत के बाद तुमने इस लड़की पर भरोसा कर लिया। तुमने इस लड़की पर भरोसा करके हानम को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। यारम दबी दबी आवाज़ में धाड़ा। तो जावियार ने सर झुकाया, अपनी सुर्ख आंखें मिची। इसे यकीन नहीं आ रहा था वो ऐसा कैसे कर गया। इससे वाकई इतनी आसानी से मलीशा की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। नहीं जावियार, हानम सिर्फ स्टाफ ही नहीं थी, मेरी बहन भी थी। इसी ख्याल से एक नज़र फिर इसे देख आते यारम का गुस्सा किसी हाल में ठंडा नहीं हो रहा था। वो घराते हुए बोला, लेकिन जावियार ने आगे से कुछ ना कहा। एक बात याद रखना, इस बार मैं इस मलीशा को नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम ज़रा से भी गैरतमंद होंगे ना, तो इस लड़की को अपनी ज़िंदगी से खुद निकाल कर बाहर फेंकोगे। यारम ने ठठराती आवाज़ में कहा था, जबकि जावियार ने सर तासुरात के साथ ज़मीन को घूरा था। यकीनन इस बार मलीशा को कोई नहीं बचा सकता था। कुछ ही देर में अलमीर की आवाज़ पर इन दोनों ने इस पलट कर देखा, जो इस वक्त ब्लू जीन्स ब्लू टी शर्ट के साथ इन दोनों को और फिर सामने लेटे दोनों वजूदों को देखा था। ये सब क्या हो रहा है और ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? अलमीर ने हैरत से सवाल किया। वो तो यूं ही फार्म हाउस आया था। जब इन दोनों की गाड़ी भी बाहर देखती, इसने दोनों को कहीं ना पाया, और फिर इस कमरे की लाइट्स ऑन देख वो यहाँ आया था, जबकि यहाँ आकर हैरत ही हैरत थी। यारम ने इसे पूरी कहानी बताई तो वो भी हैरानी से जावियार को देखने लगा। तुम हानम को वहाँ इस जगह पर अकेले छोड़ आए? तुम जैसे इंसान जो इतना अक्लमंद बनता है, कहाँ गई थी इसकी अकल? अलमीर ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। तो जावियार ने अपनी सर्द नज़रों से इसे घूर कर देखा। इन नज़रों से मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इस मलीशा बेबी की अकल अगर इस बार तुमने ठिकाने नहीं लगाई ना, तो बाखुदा मैं अपने हाथों से इसका गला दबा दूंगा। अलमीर ने भी इसे घूरते सख्त लहजे में कहा। तो वो गुस्से से आंखें भीज गया। वो तीनों एक घंटे तक इस कमरे में बैठे इनकी होश में आने का इंतजार करने लगे। जब अर्शिया के वजूद में हरकत हुई तो यारम चौकन्ना हुआ। अर्शिया ने अपने सर को हाथ लगाए और आहिस्ता से आंखें खोली, लेकिन लाइट की रोशनी फिर इसकी आंखें चुंधिया गई। वो आंखें मीचती फिर खोल गई और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी। जो हवास कुछ देर में बेदार हुई तो इसने दाएं तरफ चेहरा मोड़कर देखा, जहां इसके साथ एक और वजूद बिस्तर पर लेटा था और इसके करीब यारम बैठा इसी को देख रहा था। जबकि यारम के पीछे रखे सोफे पर बैठा इसे जावियार भी नजर आया था, जिसकी नजरें हानम पर ही थी। नजरें सामने उठी तो अलमीर दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए खड़ा था। वो सर पर हाथ रखती उठ बैठी तो अब वो तीनों इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। पानी। अर्शिया के मुंह से एक लफ्ज़ निकला तो अलमीर ने गिलास इसके हाथ में थमाया। वो फौरन मुंह से लगा गई। दिमाग थोड़ा बेदार हुआ तो इसने पलटकर फौरन हानम को देखा, जो अभी भी होश थी। वो माथे पर बल डाली इसके करीब हुई और इसके माथे पर हाथ लगाया। अब कैसी है हानम? वो यारम की तरफ देखते परेशानी और फिक्रमंदी से बोली। तो यारम ने संजीदा तासुरात लिए बगौर इसका चेहरा देखा। बेहतर है, कुछ देर में होश आ जाएगा। यारम ने सारा बात में हिलाते नजरें वापस हानम पर मरकूज की। तो अर्शिया मुतमईन हुई, आप वहाँ कैसे पहुंची? यारम ने एक बाल माथे पर सजाए अर्शिया से सवाल किया। इसका सवाल सुनते ही अर्शिया के तासुरात पल भर में सख्त हुए थे और इसने चेहरा मोड़कर जावियार को देखा था, जो इस वक्त इसी को देख रहा था और इसके जवाब का मुंतजिर था। मिस्टर सिकंदर, मलीशा को कॉल करके यहाँ बुलाएं। अर्शिया सख्त तासुरात के साथ बोली। तो जावियार, अलमीर और यारम हैरत से एक दूसरे को और फिर अर्शिया को देखने लगे। क्या मतलब? जावियार ने सवाल किया। तो वो ब्लैंकेट एक तरफ रखती उठी। सारे मतलब आपको समझ आ जाएंगे। आप इसे यहाँ बुलाएं और ये मत बताइएगा कि हम आपके साथ हैं। अर्शिया ने इस बार सर्द लहजे में कहा। तो जावियार ने यारम की तरफ देखा, जो इस इशारे से अर्शिया का मानने को कह गया था। जावियार ने इस बात में सर हिलाया और मलीशा को फ़ोन किया। हेलो मलीशा। जावियार ने फ़ोन कान से लगाए कहा, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ अपने फार्म हाउस की, क्या तुम अभी आ सकती हो? जावियार ने नरमी से कहा, जबकि तासुरात इसके भी हद सर्द थे। हम ठीक हैं। जावियार ठीक है। जावियार ने कहते फ़ोन रखा और इस बात में सर हिलाते इसके आने का इशारा दिया। थोड़ी देर में हानम कसमसाई तो सबसे पहले जावियार मुतवज्जे हुआ, जिसकी नज़रें हानम के चेहरे पर ही टिकी थी।
हानम ज़ावियार इसका नाम पुकारते हुए सोफे से उठकर करीब आया तो यारम भी उठकर इसके करीब आकर बैठा, जबकि दूसरी तरफ इसकी अर्शिया बैठी थी। हानी, यारम ने नरमी से इसे पुकारा तो वो धीरे धीरे आंखें खोल गई। नजरें यारम पर उठी तो वो नासमझी से इसे देखे गई। फिर चेहरा मोड़ा तो दूसरी तरफ इसके अर्शिया बैठी थी, परेशानी से माथे पर बल डाले। अर्शिया को देखते हानम के दिमाग में सब किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो बामुश्किल उठकर बैठ गई तो अर्शिया ने इस कंधों से थमाते सहारा दिया। उठकर बैठते वो फौरन अर्शिया के गले लग गई और सिसकियों से रोने लगी। वो खुद भी हैरानी से अपनी गर्दन में छुपे इसके चेहरे को देखने लगी, फिर सामने देखने लगी जहाँ यारम हैरानी और परेशानी से इन दोनों को देख रहा था। अर्शिया ने नजरें छिपकाते हानम की पीठ से लाते इसे दिलासा दिया, हम ठीक है हानम, अब देखिए मिस्टर यारम ने हमें बचा लिया है। वो इसके बालों को सहलाते हुए नरमी से बोली तो वो मजीद रोने लगी। शायद वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, अपनी मौत पर इसे यकीन हो चला था और अब अपने आप को जिंदा सलामत बैठा महसूस करते इसे बेतहाशा रोना आया था। अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो मैं वहाँ अकेली मर जाती, वो सिसकियों से रोती हुई बोली तो अर्शिया ने भी इस वक्त को याद करते अपनी नम आंखें बंद की। वो कम से कम किसी के सामने तो नहीं रो सकती थी। जबकि ये सुन ज़ावियार को ऐसा लगा था इसके दिल पर किसी ने छुरी चला दी और सिर्फ सुर्ख आंखें मजीद जलने लगी थी। यारम ने जब से मुठियां बीजी थी, अगर ज़ावियार इसका दोस्त ना होता तो अब तक कोई इसका गला दबा चुका होता। चाहे वजह जो भी हो, वो कैसे इतना गैर जिम्मेदार हो सकता था। हानि, यारम ने पीछे से नरमी से पुकारा तो वर्षिया के सार से जुदा होते रोया रोए चेहरा लिए यारम को देखने लगी और फिर देखते ही देखते इसकी आंखों से पानी की तरह आंसू बहने लगी। यारम भाई मैं फंस गई थी, मैं वहाँ इस खौफनाक जगह पर फंस गई थी। मुझे डर लग रहा था, बहुत बहुत अंधेरा था, मेरा दम घुट रहा था भाई, मुझे लगा मैं मर गई। हानम यारम के सीने से सर टिकाए रोते हुए अटक अटक कर जुमला पूरे करते बोली तो यारम ने गुस्सा जब्त करते खामोशी से इसके सर को सहलाया था, जबकि अर्शिया की नज़र इसके सुर्ख चेहरे पर थी जो गुस्से की इंतहा से सुर्ख हो रहा था। माथे पर नीली नसें उभरी थी, जबकि नीली आंखें गुस्सा जब्त करने के चक्कर में बंद थी। जबकि हानम की बातें सुन ज़ावियार इस कमरे से बाहर निकल गया था और वो और इसे ऐसे नहीं देख सकता था। कमरे से बाहर आते वो दूसरे कमरे में गया था, दीवार पर कहीं मुक्के मारकर गुस्सा दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा था। पानी का गिलास उठाकर इसने ज़मीन पर फेंका था, परफ्यूम्स की बोतलें उठाकर इसने इधर से उधर फेंकी थी, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। वो गुस्से से मुट्ठियों में बालों को जकड़ गया था। अगर हानम को वाकई कुछ हो जाता तो क्या होता, ये तो तसव्वुर भी इसके लिए महाल हो गया था। यारम भाई मैं फंस गई थी, मैं वहाँ इस खौफनाक जगह पर फंस गई थी, मुझे डर लग रहा था, अब बहुत बहुत अंधेरा था, मेरे दम घुट रहा था भाई, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। इसके लफ्ज़ याद करते ज़ावियार को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई थी। मेरी सांसें बंद हो जाती अगर तुम्हें कुछ हो जाता हानम फंदी, वो सरगोशीनुमा आवाज़ में बालों को जकड़ते हुए बोला। शायद वो इस वक्त अपने होश में नहीं था, लेकिन इस बात का इकरार इसकी रूह चीख चीख कर रही थी कि अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो ज़ावियार सिकंदर ना जिंदा में शुमार होता ना मुर्दों में। हाँ नहीं, मैं हूं ना, मेरे होते हुए मेरी बहन को कुछ कैसे हो सकता है, मैं कुछ होने ही नहीं देता, बस खामोश। यारम ने इसके सर को सहलाते हुए कहा तो वो अब खुद पर काबू पाते हुए खामोश हुई। हेलो प्रीति, हानम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अलमीर बड़ी सी ट्रे हाथों में उठाए अंदर लेकर आया तो यारम और अर्शिया हल्का सा मुस्कुराए। बेड के साथ चेयर रखते अलमीर इस पर बैठा और इसके सामने ट्रे रखी जिसमें खाना था, कबाब और बिरयानी, साथ में खीर रखी गई थी, जिसे देख हानम के मुंह में पानी आया। आखिरी बार तो शायद कल रात को ही खाया था इसने कुछ। हानी, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं था, तुम्हें पता है ना तुम्हारी शुगर लो हो जाती है। यारम ने माथे पर बल डालते कहा तो हानम खामोशी से इसे देखने लगी। इसे याद आया था कि सुबह जल्दी में वो घर से नाश्ता किए बगैर निकली थी, फिर ऑफिस आकर ज़ावियार ने इसका ब्रेक ऑफ कर दिया था और फिर काम ख़त्म होते ही वो इसे अपने साथ ले गया था और फिर इसे वहाँ अकेला छोड़कर चला गया था। आखिरी बात सोचते इसकी आंखें फिर आंसुओं से भरी तो यारम और अलमीर इसकी भीगी आंखें देखकर खामोश हुए। हानम कोई बात नहीं, तुम खाना खाओ, बाकी बातें बाद में करना। अर्शिया ने इसे वापस आंखें भगोते देख मुस्कुरा कर कहा तो वो सरस बात में हिला गई। यारम ने इसी चम्मच भरकर बिरयानी का खिलाया तो वो फौरन खा गई, जबकि अर्शिया हानम के साथ इसकी बात करने का अंदाज और इसकी इतनी केयर देख हैरान रह गई थी। इसे सामने बैठे शख्स पर आज फिर बेतहाशा प्यार आया था जो पूरी माहवियत से हानम को खाना खिला रहा था। यारम, ज़ावियार और अलमीर बाहर लाउंज में बैठे थे जब मलीशा मुस्कुराती हुई अंदर आई, लेकिन ज़ावियार के साथ अलमीर और यारम को बैठा देख मलीशा का मूड ख़राब हुआ था। वो इस वक्त ब्लैक प्लाजो और इसके ऊपर ब्लैक ही टॉप पहने हुई थी। इन तीनों को मुतवज्जो होने पर मलीशा मुस्कुराई। हेलो ज़ावी बीबी, मैं समझी तुम यहाँ अकेले होंगे, लेकिन यहाँ तो सब हैं। वो मुस्कुरा कर खासा तंज़िया लहजे में बोली, जबकि इन तीनों के तासरात इस वक्त बिल्कुल सपाट थे। वो थोड़ा सा झिझकी थी इनके इसने इतने संजीदा तासरात पा, लेकिन फिर बामुश्किल मुस्कुराते वो इससे पहले सोफे पर बैठते कि इनके पीछे ही रूम से इसे अर्शिया बाहर आते नजर आई।
सपाट चेहरा था, सुनहरे बाल खुले थे और अभी भी हल्के हल्के नम थे, जबकि सुनहरी आंखें इस कदर तपश उगर रही थी जिसे सामने खड़े वजूद को इन आंखों से जला देंगी। वो कदम कदम उठाते करीब आ रही थी, नजरें मलीशा की नज़रों पर टिकी थी और मलीशा जो मुस्कुरा रही थी, इसकी मुस्कुराहट अर्शिया को देखते ही सिमटी थी, जबकि आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। इसे तो वो हानम के साथ वहाँ बंद करके आ गई थी, तो क्या ये लोग बच गए थे? जबकि हड़बड़ा कर इसने दूसरी नज़र ज़ावियार पर डाली थी, जो इस वक्त सर झुकाए ज़मीन को घूर रहा था। तो क्या वो इसे सब कुछ बता चुकी थी? मलीशा ने घूंट निकलते डरते डरते तीसरी नज़र यारम पर टिकाई थी, जो इस वक्त इसे ही देख रहा था। इसकी सर्द आंखें देख मलीशा को इस वक्त पैरों से के नीचे की ज़मीन कांपती महसूस हुई, या फिर वो खुद कपकपा गई थी खौफ से, जबकि अलमीर इस वक्त ऐसा था जैसे कोई इसे इशारा दे और वो इस लड़की का मुंह तोड़ दे। जावी अलीशा घबरा कर अर्शिया से नजरें फेरती ज़ावियार को देखने लगी। जब वो ज़मीन को घूरते ही बोला, मलीशा सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, सच सच जवाब देना। नजर उठाकर इसने मलीशा को नहीं देखा था, जबकि बाकी सब इसे ही देख रहे थे। जबकि अर्शिया कदम उठाते ठीक यारम के पीछे आ खड़ी हुई, जो टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा पथरीले तासुरात के साथ मलीशा को देख रहा था। कैसा सवाल? मलीशा ने घूंट भरते घबरा कर पूछा और चोर नजरों से यारम को देखा। क्या हानम ने तुमसे कहा था कि वो घर जा रही हैं? ज़ावियार के सवाल पर मलीशा बुरी तरह बुखलाई थी। इसने सबकी तरफ एक नज़र देखा और फिर ज़ावियार को देखा था। वो खुद को इस वक्त कटहरे में खड़ा महसूस कर रही थी। हाँ, हानम ने मुझसे कहा था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं घर जा रही हूँ। मैंने खुद इसे जाते हुए देखा था, वो चली गई थी। मलीशा ने घबरा कर ज़ावियार से फिर झूठ कहा था और इसी लम्हे इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था कि वो डगमगा कर दूर हुई थी। गाल पर हाथ रख के आंखें फाड़ी इसने सर उठाकर देखा था जहां अर्शिया राना खड़ी थी, जबकि इस थप्पड़ पर अलमीर और यारम ने हैरत से इसे देखा था। वो इस हरकत की उम्मीद नहीं रखते थे अर्शिया से। ज़ावियार ने नजर अभी भी नहीं उठाई थी। झूठ। अर्शिया ने एक लफ्ज़ कहते इसके मुंह पर एक और थप्पड़ मारा था कि अब की बार थप्पड़ की शिद्दत से वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिरी थी। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ लोकेशन देखने आई थी। जब मुझे मिस्टर सिकंदर नजर आए, जब मैं वहाँ गई तो वो नहीं थे, लेकिन एक रूम से लड़ने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ का ताक़ुब करते जब मैं पहुंची तो वहाँ ये हानम को जलील कर रही थी और अपने जाहिलाना रवैये को अपनाते हुए इसने हानम के मुंह पर पानी फेंकना चाहा था। मैंने इसे ये करने से रोका और इसकी बातों का जवाब दिया तो ये वहाँ से चली गई और पीछे से खुद दरवाज़े को लॉक कर गई। और जब मैंने इसे कहा कि दरवाज़ा खोले तो ये हंसती हुई जानबूझकर हम दोनों को वहाँ मरने के लिए तनहा छोड़ गई। अर्शिया ने हकारत से इसके ज़मीन पर पड़े वजूद को देख कर सबको हकीकत से आगाह किया था। जबकि ये सब सुनकर यारम झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ था। आंखें पहले हैरत से फट गई, फिर शदीद गुस्से से सुर्ख हुई थी। जबकि ज़ावियार ने अब पहली बार नजर उठाकर अर्शिया को देखा था हैरत से, और फिर नजर सामने पड़ी इस नफरत में डूबी लड़की को देखा था जो हक्का बक्का सी अर्शिया को देख रही थी। और फिर ज़ावियार को देखती वो जमीन से उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ज़ावी ये झूठ कह रही है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है झूठा। मलीशा ज़मीन से खड़ी होती चीखी थी, लेकिन सामने भी शेरनी खड़ी थी। या वो इस वक्त से लड़ गई थी जहां मौत इसके सामने खड़ी थी? तो ये डायन क्या चीज़ थी? अर्शिया ने इसके झूठ को सुनते स्पाट तासुरात के साथ इसके बाजू को खींचते मुंह पर एक और थप्पड़ मारा था कि वो बुरी तरह से लड़खड़ाई थी। अर्शिया राना झूठ नहीं कहती। तुमने मुझे और हानम को मारने के लिए जानबूझकर वो दरवाज़ा लॉक किया था। अर्शिया गुस्से से गराई थी कि मलीशा डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। नहीं ज़ावी ये झूठ कह रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। वो चीप लड़की सिर्फ तुम्हारे करीब होने के लिए बहाने ढूंढ रही है, इसलिए ये सब नाटक कर रही है, और ये सिर्फ अर्शिया राना इसके साथ मिली हुई हैं। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना बेबी? मलीशा ज़ावियार के पास आती जल्दी जल्दी अपनी सफाई देती बुड़बुड़ाई थी जब यारम का गुस्सा से पारा हाई हुआ था। इसको हानम के खिलाफ इतनी घटिया बात कहते सुन, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरी बहन पर इतना घटिया इल्जाम लगाओगी तुम? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, घटिया लड़की। यारम गुस्से से धाड़ता हुआ इसके करीब आया तो वो यारम की धाड़ पर डर कर चीखती ज़ावियार के पीछे जा खड़ी हुई थी। अलमीर ने बर वक्त यारम का तवाना बाजू थामा था, वरना शायद आज वो मलीशा की औरत होने का लिहाज ना करता। इसका गुस्से से सांस फूलने लगा था, जबकि ज़ावियार की बर्दाश्त बस इतनी थी कि इसने मलीशा का बाजू घसीट कर अपने पीछे से निकाला था, और वो यारम नहीं था जो औरत होने का लिहाज कर लेता। इसने मलीशा का बाजू थामते अपने सामने किया और रख कर इसके मुंह पर थप्पड़ मारा था, इसके कि वो अपने गाल पर हाथ रखती जमीन पर जा गिरी। थप्पड़ की शिद्दत इतनी तेज थी कि मलीशा को अपना जबड़ा हलता हुआ महसूस हुआ था, जबकि इस हरकत पर तो अलमीर जितना हैरान होता इतना कम था। ज़ावियार ने पहली बार किसी लड़की पर हाथ उठाया था, वो भी मलीशा, जबकि दिल को एक कमीनी सी खुशी हुई थी। लब मुस्कुराहट में ढले थे जिसे वो बर वक्त दबा गया था। मलीशा ने हैरत, गम और गुस्से से ज़ावियार को देखा था। इसकी इतनी जुर्रत कि वो मलीशा पर हाथ उठाए। वो भभरती हुई खड़ी हुई थी, आंखों से आंसू जारी हो गए थे तकलीफ से, लेकिन अपनी फितरत कैसे पलट सकती थी? तुमने मुझ पर हाथ उठाया है ज़ावियार? मुझ पर? मलीशा पर? वो आंखें फाड़े चीखी।
शट अप, जस्ट शट अप। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त दी, तुम जैसी गिरी हुई लड़की पर भरोसा किया। मेरी फैमिली, मेरा दोस्त मुझे मना करता रहा कि नहीं, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन मज़ीद नहीं। अभी और इस वक्त मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ता हूँ। ज़ावियार गुस्से से दहाड़ा था कि दरो दीवार ने इसकी घराहट सुनी थी। मलीशा बुरी तरह बुखलाई थी। नहीं ये बेबी, ये झूठ है, सब ये लोग बकवास कर रहे हैं। मलीशा ने फिर इसे अपनी बातों में लेना चाहा, इतनी आसानी से वो कैसे इसे छोड़ देती। जस्ट गेट लॉस्ट। ज़ावियार दहाड़ा था और इससे अपना बाजू छुड़वाया था जब वो लड़खड़ा कर पीछे हुई गुस्से से इसे देखने लगी। तुम्हारा भी दिल बदल गया ना, मैं जानती हूँ। तुम भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे हो। इस मिडिल क्लास लड़की के इरादे तो मैं बहुत पहले ही समझ गई थी, लेकिन तुम भी इस पर मार मिटोगे, मैंने सोचा नहीं था। वो गुस्से से बलकती चीखी थी। इसकी बातों पर यारम ने जब से मुठियां भींची थी जब अर्शिया ने करीब बढ़ते इसके बाजू को पकड़ते बेदर्दी से कमर पर मोड़ा था कि वो करा गई थी बुरी तरह। इस की कराह से यारम को अपने दिल पर ठंडक पड़ती महसूस हुई थी। वो खुद कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन सामने खड़ी लड़की ने जो इसका हशर किया था, इसे कोई अफसोस नहीं हो रहा था। अपनी बकवास बंद करो। तूने मुझे और हानम को मारने की कोशिश की है और यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बात पर यकीन करे। अर्शिया इसका हाथ कमर पर जकड़े इसके मुंह पर गराई। हाँ किया था मैंने बंद तुम दोनों को, क्योंकि मुझे जहर लगती है। वो हानम इसने जो ऑफिस में मेरे साथ किया था मैं भूली नहीं। और मलीशा अपना बदला क्यों छोड़े, और तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने इसकी साइड ली, वरना वो वहाँ अकेली मरती। मलीशा गुस्से से चीखी कि इसे पीछे से किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी। इसने अर्शिया की आंखों में देखा जहाँ अलग ही चमक थी, जबकि इसके चेहरे पर मगरूर और तंजिया मुस्कुराहट थी। तुम्हारी बदकिस्मती ये थी कि वहाँ मैं थी और अर्शिया राना किसी को नहीं बख्शती। अर्शिया ने कहते से खुद से दूर झटका जब वो किसी के कदमों में जा गिरी। सारा उठा कर देखा तो वहाँ पुलिस खड़ी थी, जिसने यकीनन इसकी तमाम बातें सुन ली थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको कॉल की थी, उम्मीद है आप सब कुछ अपने कानों से सुन चुके होंगे। इस लड़की ने 2 जानें लेने की कोशिश की और इस बात का अपने मुंह से इकरार भी किया है, इसलिए अपने फ़र्ज निभाएं और इसे ले जाएं। अर्शिया ने सीने पर हाथ बांधे स्पाट तासरात के साथ कहा, जो फौरन सरस बात में हिलाते मलीशा को उठाने लगी। नहीं ज़ावियार, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। मलीशा ज़ावियार को देखती चीखी थी, जब जिसकी आंखें आज हद से बढ़कर सुर्ख हो रही थी। ज़ावियार अपने मजबूत कदम उठाता इस तक पहुंचा और इसकी आंखों में देखने लगा। अगर ये लड़की अपनी सजा पूरी किए बगैर जेल से बाहर आई तो तुम्हारी कब्र में खुद सलाखों को पीछे बनाऊंगा। पहला जुमला वो मलीशा को देखते बोला, जबकि आखिरी बात इसने इंस्पेक्टर की आंखों में गाड़ते हुए कही थी कि वो भी घबराया था इसकी सुर्ख आंखें देख। जी मिस्टर सिकंदर, आप फिक्र मत करें, हमने मिस राना के कहने पर इनकी बातें रिकॉर्ड कर ली, ये इतनी आसानी से बाहर नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच मिस राना। पुलिस इंस्पेक्टर सारी बातें ज़ावियार से कहता आखिर में अर्शिया का शुक्रिया कहना ना भूला था, जिससे वो सरस बाद में हिलाती कबूल कर गई थी। और फिर पुलिस वहां से मलीशा को ले जाने लगी थी, वो जो चीख चीख कर ज़ावियार को पुकार रही थी। मैंने कुछ नहीं किया ज़ावियार, इनसे कहो मुझे छोड़े, मुझे माफ़ कर दो। मलीशा चीखती हुई जा रही थी, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। यारम ने हकारत से मुंह फेरा था, जबकि अलमीर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। इसे तो ये लड़की शुरू से ही जहर लगती थी। कुछ ही देर में पुलिस इनके फार्म हाउस से बाहर निकली तो इन सब ने सुकून का सांस लिया। अरे मिस राना, आप तो शेर नहीं निकली, हम तो मुंह खोले आपकी जुर्रत देख रहे थे, कमाल कर दिया आपने तो। अलमीर ने शौक भरे लहजे में कहा तो अर्शिया फखर से मुस्कुराई। मिस्टर सिकंदर, आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने रुतबे का मान रखना चाहिए मर्दों को। जब एक मर्द होकर आप अपने साथ चलती औरत की हिफाजत नहीं कर सकते तो आप जैसे मर्द की औरत को कोई ज़रूरत नहीं होती। अर्शिया ने नरमी से ज़ावियार की तरफ मुंह मोड़े कहा था, जो खामोशी से सर झुकाए बैठा था। थैंक्स अर्शिया, अगर आप ना होती तो आज इस वक्त ये सिचुएशन ना होती। शायद मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाता। ज़ावियार ने नज़रें ज़मीन पर गाड़े ठहरे लफ्ज़ों के साथ कहा तो अर्शिया खामोशी से देखे गई। यकीनन वो बहुत शर्मिंदा था अपने किए पर। इट्स ओके, ये किस्मत थी, मेरा वहाँ होना ही लिखा था। अर्शिया ने मुरफ्तन मुस्कुरा कर कहा तो ज़ावियार ने भी सरस बात में हिलाया और ऊपर रूम की तरफ बढ़ गया। यारम खामोशी से पॉकेट्स में हाथ फंसाए नजरें झुकाए खड़ा था। बारिश में भीग कर इसके कपड़े खराब हो चुके थे, इसलिए वो चेंज करता जीन्स पर हाफ वाइट कलर की स्वीट शर्ट पहना बेहद हैंडसम लग रहा था। मैं प्रीति हानम को देख कर आता हूँ, इसने खाना खाया या नहीं, अलमीरी ने इन दोनों के बीच से निकलते हुए कहा तो अर्शिया ने इस बात में सर हिलाया। पूरी लाउंज में इस वक्त वो दोनों अकेले खड़े थे। दोनों के बीच खामोशी थी, किसी ने कुछ ना कहा था। यारम खामोशी से खड़ा कुछ कहना चाहता था, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव नहीं कर पा रहा था। सामने खड़ी लड़की ने इस पर एहसान किया था। वो सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर अर्शिया वहाँ ना होती तो हानम का क्या होता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था हानम को अंधेरे और अकेलेपन से कितना खौफ आता था। अगर अर्शिया ना होती तो शायद हानम इन सब के बीच सही सलामत ना होती। वो इस लड़की को न जानने का दावा करता था, लेकिन आज इसकी एक खासियत वो अच्छी तरह पहचान गया था कि वो ऊपर से जितनी भी मगरूर सही, अंदर से इतनी ही नरम दिल है।
जबकि इसके बरक्स अर्शिया अपना पसंदीदा मशगला अपनाते हुए इसे देख रही थी। आज वो इसके सामने खड़ा था, किसी तस्वीर में नहीं था। आज वो इसे अपनी आंखों के रास्ते अपने दिल में उतारी थी। यारम ने नज़र उठाकर देखा इसे, जो लेमन कलर के कमीज शलवार में इसके सामने खड़ी थी। दुपट्टा वहीं बिस्तर पर पड़ा था, जैसे मुलाजमा छोड़ कर गई थी। इसने पहना ज़रूरी नहीं समझा था, लेकिन फिर भी कदरे बेहतर हुलिये में आज वो इसे दिखी थी। सुनहरी आंखें, सुनहरे बाल, गोरी रंगत, वो वाकई बेतहाशा खूबसूरत थी। जबकि इसकी लंबी सुराहीदार गर्दन चांदी की तरह चमकती शफाफ थी। यारम के दिल ने इसकी खूबसूरती का इकरार किया था, लेकिन फिर वो सूरज से नजरें फेर गया था। अर्शिया ने बगौर इसके हलते बंद होते लब देखे थे, जिन्हें देख वो हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं चलती हूँ अब, अर्शिया ने शुरुआत करते इजाज़त चाही थी और पलटी थी। सुनो, यारम ने इसे पुकारा तो इसे पीठ मोड़े ही गहरा मुस्कुराई थी। वो पलटती, मुस्कुराहट छुपाती, अनजान बनती, सिर्फ इतना ही बोली, थैंक यू, जैसे तुमने हानम को मेरी गैर मौजूदगी में संभाला, इसके लिए शुक्रिया। यारम ने इसे देखते संजीदा लहजे में कहा तो वो मुस्कुराती हुई छोटे छोटे कदम उठाते करीब होने लगी। यारम ने पहले इसके कदमों को और फिर नज़र उठाकर इसे देखा और इसे नज़रों से ही वार्न किया तो इसकी वार्निंग महसूस करते खिलखिलाई थी। तो इसका मतलब है यारम सुल्तान अर्शिया राना से इम्प्रेस हो गए। अर्शिया इसकी गहरी आंखों में देखते इससे 2 कदम के फासले पर खड़ी होती मुस्कुराकर बोली। तो यारम ने इसकी चमकती आंखों में अपनी संजीदा आंखें गहराई से उतारते देखा। तो फिर इसी खामोशी में इकरार समझूं, वो निचला लाभ दांतों में दबाए बोली। तो यारम ने फौरन नज़रों का तासुर बदलते इसे घूरा तो वो फिर हंसने लगी। इसकी खिलखिलाहट की जलतरंग यारम ने गहराई से महसूस किए थे। आज इसके सामने वो लड़की ना खड़ी थी जिससे इसे चिढ़ थी, बल्कि आज वो लड़की खड़ी थी जो तरीके के हुलिये में खड़ी इसकी बहन को मौत के मुंह से निकालते इसके मुजरिम को इसके अंजाम तक पहुंचाया, अब इसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वैसे इस एहसान का बदला आप ऐसे ही चुका सकते हैं, इसके अलावा मैं आपकी कोई ज़रा नवाजी कबूल नहीं करूंगी। अर्शिया ने इसकी आंखों में देखते अपनी चमकती आंखें उगाड़ते हुए कहा, जबकि इसका दिल इकरार कर रहा था इस उभरी हुई हड्डी को वो छू कर देख ले, लेकिन वो फिलहाल खुद पर काबू पाते खड़ी रही। आपसे किसने कहा कि मैं आप पर कोई ज़रा नवाजी करने लगा हूँ? यारम ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा तो अर्शिया इसकी आंखों में देखती रही। ओ, तो यारम सुल्तान ऐसा करते हैं अपने मददगारों के साथ? अर्शिया ने जलकर संजीदगी से कहा तो इसके कलिस्ते अंदाज देख यारम के होठों पर मुस्कुराहट मच रही थी, लेकिन वो खुद पर काबू पा गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन खुद को चाहे जाने का अंदाज यारम को पसंद आया था। वो सूरज से पलट कर अपने तासुरात छुपा गया था। कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात का जवाब दे। अर्शिया ने माथे पर बल डाले यारम की पुश्त को देखते कहा तो वो एक आईब्रो उठाते हुए पलटा। आप चाहें तो आज यहीं रुक जाएं हानम के साथ, रात बहुत हो चुकी है और बाहर बारिश काफ़ी तेज़ है। यारम ने बात बदलते हुए कहा तो अर्शिया के तासुरात ना बदले। मैं कोई कमज़ोर सी लड़की नहीं हूँ जो बारिश से डर कर रात के अंधेरे से चुप कर कहीं भी रुक जाऊंगी। जानती हूँ ये आपका एहसान चुकाने का अंदाज है, लेकिन मैं भी अर्शिया हूँ, लोगों के अंदाज अच्छी तरह जानती हूँ। अर्शिया ने गर्दन अकड़ाते हुए ज़रा गुस्से से कहा तो यारम ने इसकी अकड़ती गर्दन को ज़रा गौर से देखा और फिर फ़ौरन नज़रें फेरते माथे को 2 उंगलियों से मसला था। ये मेरा एहसान ना समझे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप अकेली इतनी रात में भी जा सकती हैं, लेकिन ये मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी कि एक लड़की को इतनी रात गया ऐसे जाने दूँ। आप यहाँ रुक सकती हैं, रोशनी होते ही यहाँ से चली जाइएगा। यारम ने इस ढीठ लड़की को तरीके से हैंडल करना चाहता, वो खुद हद से ज़्यादा ही बहादुर समझती थी। यारम ने सर झटका था, वो जाने के लिए पलटा था जब कुछ याद आने पर चूंकते हुए रुका। तुमने मुझे इडियट कहा था? यारम कड़े तेवरी लिए पलट कर वापस इसके करीब जाते बोला तो वह गड़बड़ाई। नहीं, मैंने तो नहीं बोला था, वो इधर उधर देखते हुए बोली। मैंने खुद सुना था, तुमने कहा था कि शट अप इडियट। यारम के माथे के बाल अब गहरे हुए थे, वो इसे आंखों से ही खौफजदा करना चाह रहा था। नहीं, आपके कान खराब है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो इसकी नज़र को नज़रअंदाज करती गड़बड़ाते हुए बोली, जबकि यारम अच्छी तरह जानता था वो झूठ बोल रही है। मेरे कान बिल्कुल ठीक है मिसराना, आपने यही कहा था। वो अपनी बात पर जोर देते कभी तुमसे आप और कभी आपसे तुम का सफ़र कर रहा था। नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा यारम, आपको सुनने में गलती हो गई है। अर्शिया अपनी मुस्कुराहट दबाते पलटी थी और हानम के रूम की तरफ कदम बढ़ाए थे। मैंने खुद सुना था, लड़की तुमने कहा था। ये वो इसको जाता देख तेज आवाज़ में बोला, लेकिन अर्शिया ने अपने कदम ना रोके जबकि होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी जिसे वो दांतों तले दबाए हुए थी। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। कमरे में जाते जाते इसे फिर से पीछे यारम की जली भुनी आवाज़ आई थी, लेकिन अंदर कदम रखते वो पलटी थी जबकि यारम दूर खड़ा माथे पर तेवड़ी डाले इसी को गुस्से से देख रहा था। वो इसे देख मुस्कुराई थी, दिल जलाने वाली मुस्कुराहट जिसे देख यारम ने कदम इसकी तरफ बढ़ाए तो वो फौरन से दरवाज़ा बंद कर गई, जबकि अंदर से इसकी खिलखिलाहट यारम ने बाखूबी सुनी थी। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जलकर बोलता वो नफ़ी में सर हिलाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो आलियान और माही को खामोशी से घर छोड़ते थाने चला गया था। दोबारा वो नूर से नहीं मिला था, ना इसने सुना देखा था।
आलियान ने इससे बहुत जिद की थी लेकिन वो नहीं रुका था। इसे समझाते बुझाते वो चला गया था। अब दिन से रात हो गई थी लेकिन वो आज खाने पर भी नहीं आया था। नूर जानती थी वो इससे बहुत नाराज़ है। रात के 11 बज रहे थे। आलियान भी मान का इंतजार करते करते सो गया जबकि माही भी अपने रूम में थी। नूर ने हलक से नवाला उतारने की कोशिश की थी लेकिन चाहने के बावजूद भी हलक से नवाला ना उतारा गया था। इस शख्स का दिल दुखाकर वो इस कदर बेचैन हो जाया करती थी। फिर जिंदगी का कोई रंग अच्छा नहीं लगता था। और आज भी सुबह से जरमान ने इसका फ़ोन उठाया था, फ़ोन नहीं उठाया था। वो बार बार फ्लैट का दरवाज़ा खोलती, जरमान के दरवाजे पर नज़र मारती लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। बाहर ताला देख वो फिर दरवाज़ा बंद कर देती। और अब भी वो अपने फ्लैट की गैलरी में बैठी थी उदास सी। जब इसके ज़हन में फिर ये आया कि एक बार देख आई इसके फ्लैट में, वो उठी और दरवाज़ा खोल कर देखा तो इस बार जरमान के दरवाजे पर ताला नहीं था। तो क्या वो आज यहाँ नहीं आया था? खाना भी नहीं खाया था? नूर ने खुद को ब्लैक शाल से ढकते आहिस्ता से अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और इसका दरवाज़ा खटखटाया था। जरमान जो आते ही चेंज करता सोफे पर बैठा था। सामने टीवी चल रहा था लेकिन इसके बावजूद भी इसका दिमाग यहाँ नहीं था। पीछे सोफे पर सर गिराए वो आंखें बंद किए लेटा था जब इसके फ्लैट की बेल बजी थी। माथे पर बाल डालते वो उठा था। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, कुछ हलक से ना उतरा था और दिमाग में सिर्फ सुबह की बातें और नूर के आंसू। इसके लहजे में जरमान ने आज भी अमीर के लिए फिक्र महसूस की थी। इसने दरवाज़ा खोला तो ब्लू रंग की सूट में ब्लैक शाल कंधे पर डाले साफ शफाफ चेहरे के साथ वो इसके सामने खड़ी थी। जरमान एक पल को हैरान हुआ था इसे अपने सामने देख, लेकिन अगले ही लम्हे इसने दरवाज़ा पूरा खोला था और इसे अंदर आने की इजाज़त दी थी। वो झकते खामोशी से अंदर कदम रख गई थी। पीछे जरमान ने दरवाजे को खुला रखा था, बंद नहीं किया था। वो भी पलट कर अंदर आ गया था। नूर ने अंदर आते देखा तो सोफे के सामने एक चाय का कप रखा था। शायद आज इसने चाय खुद बनाई थी। नूर ने एक नज़र कप को और दूसरी नज़र जरमान पर डाली जो की नज़रों को नज़रअंदाज करता खड़ा था। नूर सोफे पर बैठी तो वो भी इसकी ताकीद में सोफे पर बैठ गया। आपने खाना खाया? नूर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा तो जरमान ने बिना इसे देखे बस नफ़ी में सर हिलाया। शाम में खाया था। नूर ने इसे देखते सवाल किया तो एक नज़र नूर को देखता वापस नज़रें झुका गया और नफ़ी में सर हिला गया। चाय आपने बनाई है? नूर ने एक और सवाल किया तो उस बात में सर हिला गया तो नूर इसे खामोशी से देखे गई। मान, वो इतनी नरमी इतनी प्यार से इसका नाम पुकारती थी कि जरमान का दिल ही रुक जाता था। इसने बेसाख्ता अपनी नज़र उठाकर इसे देखा था जबकि जरमान खान की निगाहों में क्या कुछ ना था कि वो नूर दो लम्हे देखते घबरा कर नज़रें झुका गई थी। नूर की नज़र इसके हाथ पर पड़ी थी, सुर्ख और सफ़ेद हाथ पर इतना बड़ा जख्म जो खुला था, खून की लकीर जख्म पर जमी हुई थी। वो फूला हुआ था कि नूर का दिल हलक उछल कर हलक में आया था। या अल्लाह, ये क्या हुआ ईमान? ये आपके हाथ में ये कैसे लगी? नूर अपने सोफे से उठकर इसके पास गई। जो सिंगल सोफे पर बैठा था वो नीचे बैठती इसका हाथ थाम गई थी जबकि इसकी इस फिक्र पर जरमान खान ने इसे गहरी नज़रों से देखा था। वो अपने हाथ में इसका हाथ लिए इसके जख्म को जांचने लगी तो जरमान बुत बना बैठा रहा। हम फर्स्ट एड बॉक्स लाते हैं सबर। वो भागी हुई गई और थोड़ी देर में लेकर आई और अपने सबका जगह पर बैठी। ये आपने जानबूझकर किया है ना? आप भी हमें तंग करेंगे? अब हमें आपसे उम्मीद नहीं थी ये मान। वो आंसू बहाती से हाथ पर दवाई लगाते बोली तो जरमान होश में आया। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान नहीं हो। जरमान ने खामोशी से हाथ खींचना चाहा लेकिन वो नज़र उठाकर इसे घूरने लगी तो वो फिर ठहर गया। इसके हाथ की पट्टी करते नूर खड़ी हुई और रोती हुई घर से जाने लगी तो जरमान ने उठते इसकी कलाई थामी। जान बूझ कर नहीं किया मैंने। जरमान ने सफाई दी तो नूर ने पलट कर अपनी नम आंखों से इसे देखा। धमकी दी थी आपने हमें, अगर हम आपको रोकेंगे तो आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे और वही किया आपने। नूर ने नम आवाज़ में कहा तो जरमान का दिल हाथों में आया था इसे रोते देख। यार रोना तो बंद करो सनशाइन, वो चिढ़ कर बोला तो नूर ने अपने आंसू साफ की। भूख लग रही है मुझे, जरमान ने मासूमियत से कहा तो नूर घूरते हुए पलटती अपने घर जाते थोड़ी देर में खाना गर्म करके ले आई। वो टेबल पर बैठा था और नूर इसके सामने खाना लगाने लगी। इसके हाथों पर गहरा जख्म देख नूर ने चावल चम्मच में भरते इसके मुंह में आगे किए तो जरमान सांस रोक के कभी इससे और कभी आप सामने चम्मच को देखने लगा। सनशाइन, तुम परेशान नहीं हो, मैं खा लूँगा, जरमान ने मुस्कुराते हुए कहा और नूर के हाथ से चम्मच लिया तो वो भी खामोशी से इसके हाथ में थमा गई। आप हमसे नाराज़ थे? नूर ने पूछा तो वो खामोशी से सारा इस बात में हिला गया। लेकिन क्यों? वो पूछने लगी तो जरमान ने आसूदा सा मुस्कुराते सर झटका। ये देख कर कि इन 5 सालों में भी तुम नहीं बदली। तुम वही कमज़ोर सी लड़की हो जो लोगों के रवैयों से डर जाती हो, इनकी बातें बर्दाश्त कर जाती थी। जरमान ने इसकी आंखों में देखते कहा तो वह हैरानी से इसे देखने लगी। तुम आज भी अमीर सिकंदर की फिक्र करती हो, तुम आज भी इससे मोहब्बत करती हो, है ना?
زرمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ لفظ محبت اس نے کیسے اپنی زبان سے نکالا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ نور نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن پھر ہوش میں آتے اس کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ ہم ان سے محبت نہیں کرتے مان، آپ کی نظریں اس بار دھوکہ کھا گئی ہیں۔ نور نے نظریں پھیرتے سنجیدگی سے کہا تو زرمان اسے کہیں لمحے دیکھے گیا۔ کیا واقعی وہ آج اس لڑکی کے معاملے میں غلط تھا، یا پھر وہ آسانی سے زرمان خان سے جھوٹ بول گئی تھی؟ زرمان نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس لڑکی کے معاملے میں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہاری آنکھیں پھر میرے سامنے دوسری داستان کیوں سنا رہی ہیں؟ زرمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس شخص سے پیار نہیں کرتی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کیا وہ ایسے شخص سے پیار کرتی جس نے اس کی پوری دنیا کے سامنے اس کی محبت کو ٹھوکر ماری تھی؟ اس مغرور انا کے مارے شخص سے محبت کرتی جو اسے نہ کل کچھ سمجھتا تھا نہ آج؟ اس کی ذات کی اتنی بے قدری کی تھی کہ اسے اپنا آپ اب کچھ بھی نہ لگتا تھا۔ اس کی ذات میں جو تھوڑا بہت غرور تھا، اس کی عزت کا تھا، وہ بھی اسے چھین لیا گیا تھا۔ اس کے کھیل کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ اس نے 9 مہینے اس پاگل شخص کے ساتھ جہنم سے بدتر زندگی گزاری تھی، اور آج سامنے بیٹھا شخص اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے آج بھی محبت کرتی ہیں۔ نور نے نم آنکھیں لیے حیرت سے زرمان کو دیکھا تھا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت کہ کسی محبت کی گنجائش نہیں ہے، اتنی نفرت کہ کسی معافی کی گنجائش نہیں ہے، اتنی نفرت کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن المیر سکندر کو دوبارہ محبت کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ نور نے غم و غصے کے سنگ زرمان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے نفرت سے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات دیکھ حیران رہ گیا تھا۔ تو تم نے اسے دھکا مار باہر کیوں نہیں نکالا؟ تم نے اسے کیسے ابھی بھی خود تک اتنی رسائی دے دی کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے؟ اور تم کیوں ابھی بھی اتنی بے بس ہو کہ تم نہ خود ہی سے کچھ کہتی ہو نہ مجھے اس شخص سے حساب لینے دیتی ہو؟ نور، کیا اب بھی اتنی بے بس ہیں؟ زرمان نے افسوس سے نفی میں سر ہلاتے کہا کہ نور کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ اس سے کیا بتاتی کہ اس نے کس قدر اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے اس شخص سے، لیکن ابھی بھی نور کو لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کی بڑھاس نہیں نکلی تھی۔ اسے ابھی بھی اپنی نفرت کے اظہار میں کمی لگ رہی تھی، اور تکلیف وہ کتنی بھی مضبوط ہو جاتی تو سامنے ایک مرد ہی کیا اس کے وار سے وہ بچ جاتی۔ اور بے بس وہ کیوں تھی؟ اس بات کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے کیوں المیر کو زرمان سے بچایا؟ وہ کیوں یہ ٹکراؤ نہیں چاہتی تھی؟ اس بات کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ کہو، کیوں ہو اس قدر اب بھی بے بس؟ مجھے تمہاری ذات میں ابھی بھی بے بسی کیوں نظر آ رہی ہے نور؟ زرمان نے ماتھے پر بل ڈالی اس کی آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کی تھی جو بالکل بے تاثر تھی۔ وہ خود زرمان کی آنکھوں میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہم نہیں چاہتے، بس آپ ان سے ہمارے لیے لڑیں۔ ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا یہ جو آپ نے کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ ہمارے وعدے میں قید ہو کر خود کو تکلیف پہنچائی۔ کتنی تکلیف برداشت کریں گے مان؟ آپ کیوں کرتے ہیں ہماری اتنی فکر؟ کیوں ہمارے لیے پوری دنیا کو آگ لگانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ؟ بس کر دیں، آخر کب تک ہمارا سہارا بنتے رہیں گے؟ آپ کی اپنی بھی تو زندگی ہے، پھر کیوں اپنی ماں کی پکاروں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں؟ بس کر دیں، ہم نہیں کر سکتے اور مزید یہ سب برداشت۔ وہ غصے سے چٹک پڑی تھی کہ دبی آواز میں چیخی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص سانسیں روک کے اس کی باتیں سننے لگا، اسے ساکت سا ہوتا دیکھنے لگا۔ ہم پر اتنا مہربان مت ہوں، بس کر دیں، ہماری کھوکھلی زندگی کے پیچھے اپنی زندگی کو قربان مت کریں مان۔ ہماری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنا سب قربان کر دیں۔ اپنی زندگی پر غور کریں، اب اسے آباد کریں، چھوڑ دیں ہمارا پیچھا، بس کر دیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں گاڑے بولی تھی کہ زرمان، جس کے دل کو ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی کہ یہ سب کچھ نور نے المیر کے لیے نہیں اس کے لیے کیا ہے۔ آگے کے الفاظ سنتے اس کی ہر خوشی پھیکی پڑ گئی تھی۔ تو کیا وہ اس کے سہارے سے بیزار ہو گئی تھی، یا وہ اس کی زندگی میں اس قدر آ گیا تھا کہ وہ چڑھنے لگی تھی، یا وہ اس کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہا تھا؟ اس کا مطلب مسئلہ المیر سکندر نہیں تھا، مسئلہ وہ تھا۔ اگر تمہیں نہیں پسند تو آئندہ میں تمہاری زندگی میں دخل اندازی نہیں کروں گا سنشائن۔ زرمان کو ایسا لگا تھا اس کے اندر کوئی کانچ کی چیز تھی جو ٹوٹ کر چکنا چور ہوئی تھی۔ اس کے سانس لینے میں دقت ہونے لگی تھی۔ اس نے مسکرانا چاہا تھا لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا کہ تم مجھ سے بیزار ہو جاؤ، تمہیں میری ذات سے کوئی تکلیف ہو، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہاری خوشی کے لیے تو میں اپنا سر قلم کر کے تمہارے سامنے رکھ دوں، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، زرمان نے نرمی سے کہا تھا۔ البتہ زرمان خان کی آنکھیں بس ضبط کے چکر میں جھکی ہوئی تھی۔ وہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا اور اب شاید دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ غم و غصے میں کیا کہہ گئی تھی اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اگر حالہ نور اپنے کہے لفظوں پر غور کر لیتی تو شاید یہ سمجھ آتا کہ سامنے بیٹھا شخص اس سے محبت نہیں کرتا، جو اس کو پانے کے لیے ہر حد پار کر جائے گا۔ سامنے بیٹھا شخص اس سے عشق کرتا ہے، وہ خاموشی سے اس کی خوشی کے لیے قربان ہو جائے گا۔
اس کے عشق میں وہ اپنا آپ 5 سالوں میں خوشی خوشی نظر انداز کر گیا تھا۔ پوری زندگی کیا چیز تھی، اس نے اپنے عشق میں اس پانے کی چاہت کی ہی نہیں تھی، بس اس کے ساتھ کی چاہت کی تھی، پھر وہ ساتھ کیسا بھی ہو، لیکن آج وہ لڑکی اس کے سہارے سے بیزار ہونے لگی تھی شاید، اور یہ بھی اس کی غلطی نہیں تھی۔ عشق تو وہ کرتا تھا، اس سے حالہ نور نے تو کبھی اس سے نہیں کہا تھا اس کے ساتھ رہیں، اس کو سپورٹ کریں، اسے عشق کریں۔ زرمان وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو نور کو اپنے کہے پر افسوس ہوا تھا، وہ کیوں ہر بار اس شخص کی فکر میں سے ہی ہٹ کر جاتی تھی۔ نہیں مان، ہمارا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اٹھتے اس کے پیچھے سے ہی پکاری تو وہ رکا اور پلٹ کر پھیکا سا مسکرایا۔ نہیں سن شائن، تم نے غلط کچھ نہیں کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ سپورٹ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی زندگی میں اس قدر شامل ہو جائے کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی ذات سے چڑ کھانے لگے۔ مجھے معاف کر دو، سرما نے بامشکل مسکراتے کہا تھا، اور وہاں سے جا چکا تھا جبکہ نور وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم ان سے بیزار ہیں، ہم بہت غلط بول گئے، یا اللہ ہم ان کا دل ہر بار کیوں دکھا دیتے ہیں۔ نور سر جھکاتے نم آواز میں بولی تھی، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا، اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا، جبکہ وہ لاؤنج میں اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ رات کا آدھا پہر گزر گیا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، لیکن زاویار سکندر کمرے میں اندھیرا کیے چیئر پر بیٹھا تھا، سر جھکائے، آنکھیں زمین پر گاڑے۔ نظروں کے سامنے وہ وقت گھوم رہا تھا جب اس نے خانم کو بے حال اس ٹوٹی پھوٹی عمارت میں دیکھا تھا، بے ہوش وجود جو دھیما سانس لے رہا تھا، یارم کے حصار میں پڑا وہ وجود دیکھ زاویار کا دل اسے ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے، یہ بارش میں بھیگنے سے زیادہ ویکنس بے ہوش ہوئی ہیں، لگتا ہے 24 گھنٹوں سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں، ان کی شوگر کافی لو ہے، کیا یہ شوگر کی پیشنٹ ہیں؟ آپ انہیں کچھ کھلائیں پلائیں، ایسے بھوکا رہنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان کی ہارٹ بیٹ کافی سلو چل رہی ہے ٹھنڈ سے اور نہ کھانے کی وجہ سے۔ زاویار نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی تھی، اس کی ہر حالت کی ذمہ دار وہی تھا، اس کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اسے یاد تھا خانم نے اسے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن زاویار نے آگے سے اتنے کڑوے لفظ کہے تھے کہ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں سے اس کی آنکھوں کی چمک زاویار سکندر کی آنکھوں سے مخفی تو نہ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا دل توڑ گیا تھا۔ اپنے آج کے رویے سے زاویار کے دل نے ملامت کی تھی اسے، یارم بھائی میں پھنس گئی تھی، میں وہاں اس خوفناک جگہ پر پھنس گئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، بہت اندھیرا تھا، میرا دم گھٹ رہا تھا بھائی، مجھے لگا میں مر گئی۔ خانم کے الفاظ یاد کرتے زاویار نے آنکھیں کھولی تھی، اس سے اگر کچھ ہو جاتا تو کیا وہ کرتا؟ کتنے گھنٹے گزر گئے تھے لیکن اس کی آنکھوں سے نیند اوجھل تھی، آنکھوں کے سامنے اس کا بے ہوش وجود گھوم رہا تھا۔ کیا وہ اسے معاف کرے گی اب؟ شاید وہ تو اب اس کی طرف دیکھے بنا وہ نہیں جانتا تھا وہ یہ سب کیوں سوچ رہا تھا، لیکن زاویار سکندر کے دماغ میں صرف یہی بات گھوم رہی تھی۔ اب زاویار نے سر پیچھے ٹکاتے آنکھیں بند کرتے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ خانم افندی، وہ دھیمی آواز میں پکارا تھا کہ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی اس کے نام پر کہ زاویار سکندر کے چہرے پر بھولی بھٹکی سی مسکان آئی تھی اور اسی کے ساتھ نیند اسے اپنی آغوش میں لے گئی تھی۔ صبح کے سورج نکلتے ہی اسے لگا کہ کوئی اس کا دم گھونٹ رہا ہے، اسے سانس نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی، وہ ڈوب رہی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا، جبکہ سامنے کھڑا دھندلا سا عکس نظر آیا تھا۔ اس نے غور کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر وہ آنکھیں پھاڑے اسی شخص کو دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ ہاں وہ زاویار سکندر تھا، وہ ڈوب رہی تھی اور وہ خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی، پکار رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے بچاؤ، نہیں میں مر جاؤں گی، بچاؤ مجھے۔ خانم نیند میں بری طرح سے بوکھلاتی چیخی تھی کہ ارشیا جو اس کے برابر میں لیٹی تھی اس کی بڑبڑاہٹ سے آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی۔ خانم تم ٹھیک ہو؟ خانم آنکھیں کھولو، ارشیا اس کا گال تھپتھپاتی ہوئی بولی تو وہ اچانک آنکھیں کھولتی انجان نظروں سے ارشیا کو دیکھنے لگی اور پھر پلٹ کر ادھر ادھر دیکھتی گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ گہرا گھونٹ پڑتی اس نے ارشیا کو دیکھا تو ارشیا نے اسے گلے لگایا۔ تم ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہو، ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، مضبوط بننا چاہیے، دیکھو تمہارے ساتھ میں بھی تو تھی نا وہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ارشیا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ دونوں اٹھتی فریش ہوتی باہر آئی، ارشیا کو بس نکلنا تھا، اس کی شوٹ کی ٹائمنگ 10 بجے کی تھی اور 8 تو یہیں بج گئے تھے۔ وہ باہر آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر کوئی نہیں تھا، لیکن کچن سائڈ سے آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو یارم انڈا فرائی کر رہا تھا جبکہ المیر سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ ارشیا اور خانم حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، سامنے کھڑے اتنے ہینڈسم لڑکے کچن میں کھڑے ناشتہ بنا رہے تھے، وہ غش کھانے کو تھی۔ جب المیر کی نظر ان دونوں پر پڑی، ہائی بیوٹیفل لیڈیز، آپ لوگوں کا ناشتہ ریڈی ہے، بس آئیں بیٹھیں ڈائننگ ٹیبل پر، المیر نے مسکرا کر کہا تو خانم کھلکھلاتی سے دیکھتی ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی اور مسکرا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی، جبکہ ارشیا ابھی بھی یارم کو دیکھ رہی تھی جو نیوی بلو کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں صبح صبح نکھرا بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔
यारम ने नजर उठाकर इसे देखा जो धुले मुंह के साथ इस तरह की ड्रेसिंग में बुरी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों वो ऐसा लिबास नहीं पहनती थी। यारम ने सोचती इसकी आंखों में देखा और सवालिया तौर पर आईब्रो उठाई, तो वो फिर भी मुस्कुरा कर इसे देखती रही। आप में तो काफ़ी क्वालिटीज़ हैं और क्या क्या कर लेते हैं आप। वो बराह रास्त यारम के बराबर में खड़ी होती, झुक कर हाथों में चेहरा टिकाते मुस्कुराकर सबके सामने यारम से फ्लर्ट करने लगी। तो वो दाईं तरफ चेहरा मोड़कर संजीदगी से इसे घूरने लगा, जबकि इस अंदाज पर अलमीर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी और हानम तो हैरत से इसे और यारम को देख रही थी। मिस राना, मुझे लगता है आपको लेट हो गया होगा, काफ़ी आप नाश्ता करें और अपने घर को रवाना हो। यारम ने आंखें फेरते आमलेट प्लेट में निकालते कहा, तो वो फिर भी ढिठाई से मुस्कुराई। नहीं, आपके लिए वक्त ही वक्त है मेरे पास, आप बेफिक्र रहें, अर्शिया मुस्कुराकर बोली। तो यारम इसे इग्नोर करता प्लेट्स को लेता डाइनिंग टेबल पर सजा गया, तो वो भी इसके पीछे पीछे चल दी। यारम फ्रंट सीट पर बैठा तो वो फौरन इसके बराबर चेयर पर खुशी खुशी बैठ गई, जिससे कोई सरहद फतह कर ली। जबकि यारम की दूसरी तरफ हानम हैरानी से बैठी, कभी यारम को देखती, कभी अर्शिया को और इसके अंदाज को। यारम हानम के सामने प्लेट रखता, इसमें इसके लिए आमलेट निकालता, एक गिलास में जग से जूस निकालते इसके सामने रख गया था, जबकि अर्शिया मोहब्बत भरी नज़रों से इसका हर अमल देख रही थी। इसकी जनूनी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती थी कि यारम किसी दूसरी लड़की को नज़र उठाकर देखे, लेकिन हानम से इसका बर्ताव और इसकी मोहब्बत देख अर्शिया निसार होती जा रही थी। सामने बैठा शख्स मोहब्बत की मिट्टी से गूंदा गया था। जब वो हानम, जो इसकी बहन नहीं थी लेकिन फिर भी वो इसकी इतनी केयर कर रहा था, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली लड़की से किस कदर मोहब्बत करता। अर्शिया सोचकर मुस्कुरा रही थी जब यारम ने हानम की नज़रों के इर्तिकाज़ में अर्शिया को देखा, जो इससे ही मुस्कुरा कर तक रही थी। यारम ने नफ़ी में सर हिलाया और अर्शिया को घूरा। मिसराना, यारम ने वार्निंग देते लहजे में पुकारा, तो हड़बड़ाती मुस्कुराई और जूस का गिलास मुंह से लगाया, जबकि हानम नवाला मुंह में डालती माना खेज नज़रों से यारम को देखने लगी। यारम ने हानम को भी घूरा तो वो मुंह पर हाथ रखती अपनी मुस्कुराहट रोक गई थी। वैसे और आपको क्या क्या पसंद है? अर्शिया ने यारम से पूछा, तो वो हाथ रोकता इसे देखने लगा। अरे मैं तो सभी को पसंद होती हूँ, मेरे अलावा और क्या क्या पसंद है आपको? अर्शिया ने इसकी नज़रें खुद पर महसूस करते मुस्कुराहट रोकते कहा, तो यारम ने जब से आंखें बंद की। भाई को शायरी बहुत पसंद है, हानम ने मुंह में नवाला रखते मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। तो अर्शिया ने हैरानी से इसे देखा। सीरियसली, यारम सुल्तान को शायरी पसंद है? पर्सनैलिटी से लगते नहीं आप वैसे, अर्शिया ने हैरत से कहा। तो यारम ने इसे देखा। निखरी निखरी रंगत में वो कोई गुड़िया लग रही थी। नाश्ता खामोशी से करना चाहिए, उम्मीद है अब आप मुंह बंद करके ही खाएंगी। यारम ने इसके ज़्यादा बोलने पर टोकते हुए कहा, तो वो मुंह बनाकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जे होगी। जब कुछ ही देर में जावियार भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा, अर्शिया के बराबर में। इसके सामने हानम और अलमीर बैठे थे। इसके आते ही हानम की मुस्कुराहट सिमट गई थी, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी, चेहरा सपाट हो गया था। आंखें फेरते वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। अर्शिया ने नाश्ता किया और उठ खड़ी हुई। यारम ने देखा था इसने एक गिलास जूस और 2 से 4 नवाले आमलेट के लिए थे, बस। इसने हैरत से अर्शिया को देखा, जो खड़ी इसी को मुस्कुरा कर देख रही थी। जितने इसने खाया था इतनी ही इसकी सेहत थी, बस। काफ़ी टेस्ट है यारम सुल्तान के हाथों में, इन फ्यूचर काम आएगा। अर्शिया नैपकन से अपने होंठ थपथपाती मुस्कुराकर बोली, तो इस बार अलमीर की हंसी छूट गई थी। शट अप, यारम ने पहले अर्शिया और फिर अलमीर को घूर कर कहा, तो वो सॉरी कहता वापस नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हो गया था, जबकि जावियार खामोशी से बैठा हानम को देख रहा था, जो संजीदगी से अब नाश्ता कर रही थी। इसने देखा था वो दूर से इसको मुस्कुराती, और ये भी इसके आते ही हानम की मुस्कुराहट किस तरह सिमट गई थी। अरे मिस अर्शिया, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? बैठे हमारे साथ, अलमीर ने कहा। तो अर्शिया ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा और नफ़ी में सर हिलाया। मुझे जाना होगा, मेरा शूट है, अर्शिया ने कहा। तो यारम ने संजीदगी से इसे देखा। वो क्यों भूल गया था, सामने खड़ी लड़की वही है पुरानी अर्शिया, जो बोल्ड थी, नाजेबर ड्रेसिंग करती थी। यारम के सोईते माथे पर बल पड़े थे और इसने ग्लास मुंह से लगा ली था। अब मैं चलती हूँ, बाय एवरीवन, बाय मिस्टर यारम, अर्शिया ने आखिर में ज़रा से झुकते हुए कहा। तो यारम ने नज़र उठाकर इसे देखा। इसकी नज़रों का अचानक सर्दपन महसूस करती अर्शिया चूंकि थी। इससे पहले तो वो भले ही से घूर रहा था, लेकिन आंखों में वो सख्ती नहीं थी, जबकि अब इसकी आंखों में सख्ती देख अर्शिया की मुस्कुराहट भी फीकी पड़ी थी। खुदा हाफिज़, यारम ने नाश्ते की तरफ मुतवज्जे होते सर्द आवाज़ में कहा। तो अलमीर ने भी मुस्कुरा कर इसे बाय किया, जबकि जावियार भी इस बार मुस्कुराता सर इस बात में हिला गया था। ख्याल से जाइएगा, जावियार ने कहा। तो हानम ने नज़र उठाकर इसे देखा। एक गैर लड़की का भी इससे ख्याल था, लेकिन इससे वहाँ अकेले छोड़ते हुए इसने ये नहीं सोचा था कि वो अकेली होगी। जावियार की नज़र इस पर पड़ी तो वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। अर्शिया वहाँ से निकल गई थी, जब अचानक हानम के दिमाग में धमाका हुआ और इसने यारम को देखा। यारम भाई, फुफ्फो जैद, मुझे घर जाना होगा, रात से सुबह हो गई, वो घबराती हुई बोली। तो यारम ने इसकी टेंशन पर माथे पर बल डाले। तुम नाश्ता करो आराम से, मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ।
यारम ने इसे नरमी से कहा तो जावियार भी इसे देखने लगा। वो बात करना चाहता था हानम से, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था रात से। यारम का फ़ोन रिंग हुआ तो इसने उठाने से पहले हानम को देखा। मैं बस 10 मिनट में आता हूँ हानी, आप वेट करो फिर चलते हैं, यारम ने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जबकि अलमीर ने एक बार पलट कर हानम को देखा जो अब परेशान सी बैठी थी, और दूसरी नज़र जावियार को जो हानम को ही तक रहा था। यार हाँ, मुझे भी ज़रूरी काम था, मैं तो निकलता हूँ। अलमीर बहाना बनाता उठ खड़ा हुआ तो जावियार और हानम दोनों इसकी तरफ मुतवज्जे हुए। प्रीति, हानम ख्याल रखना अपना, और आइंदा अगर तुम भूखी रही तो तुम्हें इतना खाना खिलाऊंगा ना कि तुम पेट पकड़ कर बैठ जाओगी, समझी? अलमीर ने इसे प्यार से समझाते हुए कहा तो वो सिर्फ मुस्कुराती इस बात में सर हिला गई। ये भी तो जावियार का ही भाई था, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक ने इसे ना खाने की सज़ा सुना दी थी और दूसरा उस खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाया था। हानम ने तलखी से सोचते सर झटका और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि इसकी बेरुखी जावियार ने बाखूबी महसूस की थी। वो फ़ौरन इसके पीछे बढ़ा था। जब हानम ने कमरे में जाते ही दरवाज़ा बंद करना चाहा तो जावियार ने दरवाजे पर हाथ रखते इसे बंद करने से रोका और अंदर बढ़ा। तो हानम पहले तो हैरानी और फिर अस्पार नज़रों से इसे देखने लगी। इस शख्स से अब वो मर कर भी कलाम नहीं करेगी, मुझे तुमसे बात करनी थी। जावियार ने इसका संजीदा चेहरा देख दरवाजे पर खड़ी ही कहा तो वो खामोशी से इसे देखे गई, लेकिन कोई जवाब ना दिया। वो कदम बढ़ाता अंदर आया तो हानम ने खामोशी से कदम पीछे लिए। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? जावियार ने बात शुरू करते हुए कहा तो वो इसके जवाब में कुछ ना बोली। जावियार ने इसकी खाली खाली नज़रों को देखा जिनकी चमक कल खुद ही इसने छीनी थी। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था तुम वहाँ हो, मैं समझा तुम चली गई हो, बस इसलिए मैं भी वहाँ से चला गया। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा ना करता। वो इसकी आंखों में देखता एक कदम इसके करीब बढ़ाता हुआ बोला तो वो अपनी जगह पर खड़ी सपाट चेहरा लिए इसे देखती रही। जावियार ने इसकी आंखों में देखा जहाँ इसकी बात सुनकर कोई तासुर नहीं आया था। तुम सुन रही हो ना, मैं नहीं जानता था। जावियार ने अपने लहजे में बेबसी की रमक समोए कहा, लेकिन वो खामोश खड़ी इसे देखती रही। जावियार ने 2 कदम मजीद इसके तरफ बढ़ाए तो हानम ने फिर खामोशी से एक कदम पीछे लिया, जिसे देख जावियार ने अपने दांत खींचे। वो इसे जवाब क्यों नहीं दे रही थी। जावियार ने इसके बाजू थामते इसे अपने करीब किया तो वो लड़खड़ा कर इसके करीब आ रुकी। आंखें मामूल से बढ़कर खोले वो हैरानी से इसे देखने लगी। कुछ कह रहा हूँ ना मैं, जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे? जावियार ने सख्ती से इसकी आंखों में देख कर कहा तो अचानक इसकी आंखें नम हुई। आपने कह दिया और मैंने सुन लिया, अब छोड़े मुझे। हानम ने दांत पीसते हुए अपना बाजू छुड़वाना चाहा। जब इसके लफ्ज़ों पर जावियार ने अपनी पकड़ इसके बाजू पर मजबूत की। सिर्फ सुन लिया, कुछ कहोगी नहीं? जावियार ने इसकी आंखों में देख नरमी से पूछा तो इसकी हानम की नाम आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। मेरे कहने से आपकी अक्ल और अना को कहीं चोट न लग जाए और आप मुझे फिर कोई सज़ा ना सुना दे, इसलिए रहने दें और मुझे छोड़ें। हानम दबी दबी आवाज़ में चीखी थी कि जावियार ने इसे नरमी से थामा और अपने करीब किया। आई एम सॉरी प्लीज़। जावियार ने इसके चेहरे के सख्त तासरात देखते नरमी से कहा तो वो हैरत से इसे देखे कि इसे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा था। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़े, मुझे आपको कौन सा फ़र्क पड़ता है? अगर मैं वहाँ पड़ी मर भी जाती। हानम ने घबरा कर कहा और ख़ुद को छुड़वाना चाहा कि इसकी सांसें भी वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। इसकी बात सुनते जावियार के दिल में चुभन सी हुई थी। अचानक आंखों के कोने सुर्ख हुए थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता था, और अगर ऐसा होता तो मैं। वो दांत पीसते गुस्से से कहते कहते रुक गया था, जबकि इसकी बात पर हानम की सांसें और धड़कन दोनों थम गई थी। वो तो मैं खुद भी मर जाता। वो इसकी आंखों में देखते बोला था कि हानम अफंदी को लगा था दिल दोबारा धड़केगा ही नहीं, सांसें दोबारा रवां होगी ही नहीं। वो साकित से जावियार सिकंदर को सांस से रोके देख रही थी। मेरी सांसें भी रुक जाती। वो इसकी रुकी सांसें महसूस करते हुए बोला तो हानम अफंदी ने सांस छोड़ते फिर गहरी सांस भरी। तो क्या वो फिर ख्वाब देख रही थी या फिर वो जागती आंखों से सपना देख रही थी? मैं नहीं चाहता था, मैंने जानकर कुछ नहीं किया। मैं फर्स्ट्रेट था और बहुत सुबह से सारा गुस्सा तुम्हारी जान पर निकालता रहा कि शायद कम हो जाए, और इसी में इतनी बड़ी गलती कर गया। जावियार ने बेबस लहजे में इसे थामे कहा, जबकि वो तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। मैं जानता हूँ कि अलमीर मुझसे बहुत अच्छा है, वो हर लिहाज से अच्छा है, लेकिन वादा करो तुम इसे हाँ नहीं कहोगी, तुम नहीं कहोगी ना? वो हैरानी से इसे देखने लगी थी। वो क्या कह रहा था ना समझी सी हानम के माथे पर बल पड़ने लगे। मैं जानता हूँ मैं बहुत गुस्सा कर जाता हूँ। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं कैसे खुद पर काबू नहीं रख पाता, मुझे माफ़ कर दो। वो अटक अटक कर इसे अपनी बात समझाना चाह रहा था, इसकी अहमियत इसे बताना चाह रहा था, इसे अपना डर बताना चाह रहा था जिसमें गुम होते इसे ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन न जाने वो इसे समझा पा रहा था या नहीं। हानम हैरानी से इसे देख रही थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा था। अलमीर कहाँ से आ गया था और क्या वो इससे इजहार कर रहा था? हानम के होठों पर कफल लग गया था। वो कुछ कह नहीं पा रही थी जब दरवाजे के बाहर से यारम की आवाज़, जिस पर वो हड़बड़ाती हुई जावियार से झटके से दूर हुई। जी यारम भाई, मैं आती हूँ। हानम ने जावियार को ही देखते बाहर तेज़ आवाज़ में यारम से कहा, जबकि जावियार खामोश खड़ा इसी को देख रहा था।
ٹھیک ہے میں کار میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آ جاؤ، یارم کہتا باہر بڑھ گیا تھا۔ یارم کے قدموں کی چاپ دور ہوتی محسوس ہوئی تو وہ ہڑبڑاتے دروازہ کھولنے لگی جب زاویار نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہانم کو لگا جیسے کرنٹ دوڑ گیا ہو اس کی چھونے سے۔ تم نے جواب نہیں دیا، زاویار نے ماتھے پر ایک بل ڈالے بے چینی سے پوچھا تو ہانم ناسمجھی سے اسے دیکھتی اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ کس بات کا جواب؟ ہانم نے گھبرا کر پوچھا تو زاویار قدم قدم اس کے قریب آتا دروازے پر ہاتھ ٹکا گیا جبکہ وہ دروازے سے چپکی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ المیر تم سے کچھ بھی کہے تم اس کے جواب میں اقرار نہیں کرو گی۔ وہ اسے بتا رہا تھا، یہ حکم دے رہا تھا۔ ہانم سمجھ نہ سکی۔ یارم بھائی میرا انتظار کریں، مجھے راستہ دے۔ ہانم نے نظر جھکائے سرد لہجے میں کہا تو زاویار 2 لمحے سے دیکھتا رہا پھر 2 قدم دور ہوا۔ میری بات یاد رکھنا۔ ہانم افندی ہو جانے کے لیے پلٹی تو زاویار نے اسے پیچھے سے پکارتے ہوئے کہا۔ ہانم نے پلٹ کر اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ یہ کون شخص تھا جو اپنی بے قراریاں اپنا خوف اس کے گوش گزار کر رہا تھا؟ یہ وہ مغرور اور ناپرست زاویار سکندر تو نہ تھا۔ وہ کئی لمحے سے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے پلٹتے باہر کی طرف بڑھ گئی جبکہ زاویار سکندر اسے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا۔ اور آج زاویار سکندر پر اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ ہانم افندی کی سانسیں اس کی اپنی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہیں اس کے لیے۔ وہ دونوں اس وقت سفر میں تھے، سارے راستے ہانم کو زید کی ٹینشن تھی، وہ کل رات دوائیوں کے اثر جس غنودگی میں تھی اسے سب بھول گیا تھا اور اب یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ پھپھو پھر یارم کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کر دے۔ پچھلی بار تو اس نے چھوڑ دیا تھا لیکن اگر اس بار کچھ ہوا تو وہ نہیں بخشے گا۔ ہانی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یارم نے اس کی طرف دیکھتے نرمی سے سمجھایا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ یہی تو پریشانی تھی کہ وہ تھا، اگر وہ اکیلی ہوتی تو پھپھو کی باتوں کو اگنور کر دیتی، انہیں ہینڈل کر لیتی، لیکن یارم نہیں کرے گا۔ جبکہ اس کے دماغ میں اچانک ارشیا کا خیال آیا۔ یارم بھائی کیا آپ اور ارشیا ایک دوسرے کو پسند؟ ہانم نے یارم کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے ہچکچاتے سوال کیا تو یارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لڑکی بے وقوف ہے اور تم جانتی ہو ایسی لڑکیاں ہرگز بھی میری پسند نہیں ہو سکتی۔ یارم کی نیلی آنکھوں میں کل رات کا منظر لہرایا تھا جب وہ اس ٹھرتی ٹھنڈ میں بھیگا وجود لیے ہانم کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور کل رات اس کی کھلکھلاتی ہنسی یارم نے سوچتے سر جھٹکا تھا۔ لیکن بھائی ارشیا بہت اچھی ہیں، اتنی پیاری ہیں، ماشاءاللہ سے کتنی حسین بھی ہیں، آپ کے ساتھ تو بہت پیاری لگیں گی۔ ہانم کو یہ سنتے برا لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہے، جبکہ آج صبح ناشتے کے منظر کے بعد تو اسے یقین تھا کہ یارم اور ارشیا کے بیچ پسندیدگی ہے اور اسے خوشی ہوئی تھی بہت کیونکہ ارشیا اسے خود بہت پسند آئی تھی۔ ہانم کی باتیں سن ارشیا کا نازک حسین سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، لیکن پھر وہ فنکشن والی رات یاد کرتے یارم نے آنکھیں گھماتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یعنی دنیا جہاں میں ایسی خوبصورتی بھری پڑی ہے، مجھے ایسی ساری خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یارم نے تنزیہ کہتے سر جھٹکا تھا کہ ہانم بھی خاموش سی ہو گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو میں خود مر جاتا، میری سانسیں بھی رک جاتی۔ ہانم نے آنکھیں بند کرتے سر سیٹ سے ٹکایا تو کانوں میں یہ الفاظ گونجے اور ہانم کو لگا جیسے سارے گرے شکوے مٹ گئے ہوں، دل پر سکون بن کر اترے تھے یہ الفاظ۔ تو کیا وہ اتنی اہمیت رکھتی تھی اس کے لیے؟ ہانم مسکرائی تھی اس کے لفظوں کو یاد کر کے۔ جب اچانک گاڑی رکی، آنکھیں کھولتے دیکھا تو خوابوں کی دنیا نے اصل زندگی میں لا پٹکا۔ گاڑی اس کے گھر کے باہر آ کر رکی تھی۔ وہ اور یارم باہر نکلے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر نہ کھلا جبکہ اندر سے زید کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں عالیہ بیگم نے دروازہ کھولا تو ہانم کو سامنے کھڑا دیکھ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر غصے سے اسے دیکھنے لگی جو اندر کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم کو ابھی وہ نہ دیکھ سکی تھی کیونکہ گاڑی سائڈ پر کری اسے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کیا کرنے آئی ہے اب تو؟ رات بھر گھر سے باہر آوارہ گردیاں کر کے تجھے کیا لگا صبح تجھے میں گھر میں رکھ لوں گی؟ عالیہ بیگم دروازے پر ہی کھڑے چیخی تو آس پاس کی عورتیں بھی جمع ہوئی۔ ارے یہ رات بھر گھر سے باہر تھی، توبہ توبہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے محلے میں؟ ایک عورت ہانم کے پیچھے کھڑے ہوتے عالیہ بیگم کو دیکھتے بولی جبکہ زید عالیہ کے الفاظ سنتا کمرے سے باہر بھاگا ہوا آیا۔ ہانم تم آ گئی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کتنا ڈر گیا تھا۔ وہ دور سے ایک کھڑا چیخا تو ہانم نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ راستے سے ہٹے میرے، اور کیا تماشا لگا رہی ہیں؟ آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے، ہانم دبی دبی آواز میں چیخی تو عالیہ بیگم مزید پھیل کر کھڑی ہوئی جبکہ آس پاس محلے کی 3-4 عورتیں کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ارے بی بی نکلو میرے گھر سے، بہت دیکھ لیے تمہارے تماشے، پتہ نہیں تیری رگوں میں کس کا گندا خون ہے کہ میرے بھائی کی تربیت بھی تجھ پر اثر نہ کری، رات بھر گھروں سے باہر رہتی ہو۔ کیا سمجھی میں تیری طرح گری ہوئی عورت ہوں جو صبح صبح تجھے غیرت کا ویلکم کر کے گھر میں لاؤں گی؟ عالیہ بیگم اپنی بات چیخی تھی کہ یارم جو ہانم کو ابھی تک دروازے پر کھڑا پریشانی سے دیکھ رہا تھا، یارم نے پلٹ کر خونخوار ہانم کے پاس آیا کو دیکھا جو فوراً اس کی نظر کا مطلب سمجھتی خاموش ہوئی۔ جب کہ عالیہ بیگم کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا یارم کو دیکھ، لیکن پھر وہ خود کو سنبھالتی چہرے پر غصہ سجا گئی۔ دیکھو یارم، اب اس کو میں یہاں برداشت نہیں کروں گی، یہ روز روز کی چونچلے بس بہت ہوئے، یہ روز روز لیٹ آئے گی اور تم روز اس کی حمایت لینے آ جاؤ گے، یہ سب نہیں چلے گا، یہاں میں معزز لوگوں کے بیچ رہتی ہوں، اب یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔
आलिया बेगम ने गुस्से से कहा। तो यारम ने सख्त नज़रों से इन्हें देखा। हानम यहाँ किराए पर नहीं रहती हैं, इसका अपना घर है और आप इसकी फुप्पो हैं, आपको ज़रा फिक्र नहीं थी? वो कहाँ थी, किस हाल में थी? उल्टा आप यहाँ खड़ी हैं, सबके सामने तमाशा लगा रही हैं। यारम ने सख्त लहजे में बोला, अरे भाई तुम हो कौन, किसी गैर मर्द के साथ ये रात गुजार कर सुबह आई हैं? ये अच्छी लड़कियों के तौर तरीके नहीं होते। हमारे घर में भी जवान बच्चियां हैं, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, लेकर जाओ इसे यहाँ से। एक औरत गुस्से से आगे होते बोली। तो आलिया बेगम को दूसरी औरतों से हौसला हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये यहाँ नहीं रहेगी अब। आलिया बेगम ने गुस्से से बोला तो जैद भागा हुआ आया और पीछे से आलिया बेगम को धक्का देते हानम के पास आया और इसके गले लगा। मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे बाबा का घर है, जैद ने गुस्से से कहा। तो हानम ने रोते हुए इसे सीने से लगाया। तुझे यहाँ रहना है तो तू रह ले, लेकिन ये लड़की मेरे भाई का खून नहीं है। ऊपर से आवारा बदचिलन कहीं की रातों को घूमती फिरती हैं और सुबह होते घर आ जाती हैं। आलिया बेगम फंकारती हुई बोली। तो यारम गुस्से से चीखा कि वो बदक कर दूर होती दिल पर हाथ रख गई। बंद करें बकवास, अपनी नहीं रखना चाहती तो मत रखे, लेकिन अगर हानम के किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगा मैं। यारम कराया तो हानम रोती जैद को खुद में छुपा गई। इसकी वजह से क्या जैद भी दर बदर होता? ये घर इसका नहीं था, लेकिन जैद का तो था ना। ओए होए जी, तो देखते हैं क्या बनता है हानम के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। घर रहती हैं या फूफो इसको निकाल देती हैं? यारम की पावर काम आती है या नहीं आती? देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ना करना भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।